हम 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन नर्मदा महाविद्यालय के विधि विभाग के द्वारा किया जा रहा है इनकम टैक्स विषय के ऊपर। हमारा विषय है फंडामेंटल ऑफ इनकम टैक्स। आज के कार्यक्रम में सभी का स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हम ना वर्कशॉप के माध्यम से इनकम टैक्स की बारीकियों को सीखेंगे और समझेंगे। आज का कार्यक्रम द्वितीय तकनीकी सत्र, जिसमें विषय विशेषज्ञ के रूप में भूमि व्यास मैम जीएसटी पर करेंगी। तृतीय तकनीकी सत्र में पुनः नितिन जी विद्यार्थियों से रूबरू होंगे और आयकर की बारीकियों पर चर्चा करेंगे, समझाएंगे। इसके उपरांत हमारा वैलिडिटी सेशन होगा, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर एस.सी. हरणे सर, जो हमारे महाविद्यालय के वरिष्ठ प्राध्यापक हैं और कॉमर्स विभाग के विभागाध्यक्ष भी हैं, उनके द्वारा की जाएगी। जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। यह आसमां भी आएगा जमी पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं भूमि व्यास मैम का हार्दिक स्वागत करती हूँ, क्योंकि जितना समय मैंने इनके साथ बिताया है, मुझे इनके इरादों में इतनी ही मजबूती महसूस हुई है। भूमि व्यास मैम गवर्नमेंट पीजी कॉलेज शाजापुर डिस्ट्रिक्ट सुजालपुर में सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र के पद पर कार्यरत हैं। भूमि मैम को बहुत बहुत धन्यवाद देते समय के बावजूद हमें समय दिया, धन्यवाद मैम। मैं नितिन जी का भी पुनः स्वागत करती हूँ, सम्मान के साथ उन्हें पुनः आमंत्रित करती हूँ। नितिन जी, आपने कल जिस तरह से इनकम टैक्स जैसे क्लिष्ट विषय को सरल करके समझाया, बहुत ही सराहनीय था। मैं गौरवान्वित भी हूँ कि आप मेरे विद्यार्थी भी रहे हैं और आपने इतने अच्छे तरीके से विषय को समझाया है। आपका पुनः धन्यवाद। और मैं समझती हूँ विद्यार्थी आज फिर आपके वक्तव्य से लाभान्वित होंगे। भूमि मैम का जो तकनीकी सत्र द्वितीय में उनका विषय है जीएसटी, गुड्स सर्विस टैक्स, वस्तु और सेवा। जीएसटी को भारत का सबसे बहुप्रतीक्षित कर सुधार है। यह एक अप्रत्यक्ष कर सुधार है जो राज्यों के बीच से करों की सीमा को दूर करते हुए एकल बाजार प्रणाली का निर्माण करता है। वस्तु एवं सेवा कर या जीएसटी सरकार की नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है जो 1 जुलाई 2017 से लागू हुई। जैसा कि हम पूर्व में भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर पर चर्चा कर चुके हैं, लगाया जाता, जिस पर हम कल विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। अप्रत्यक्ष करों के मामले में टैक्स की देनदारी किसी अन्य व्यक्ति को दी जा सकती है। सख्त निर्देशों और प्रावधानों के बिना एक देशव्यापी कर सुधार काम नहीं कर सकता। जीएसटी परिषद द्वारा इस नई कर व्यवस्था को 3 श्रेणियों में विभाजित करके उसे लागू करने की विषय विशेषज्ञ भूमि व्यास मैडम के द्वारा की जाएगी। मैं पूरे सम्मान के साथ भूमि व्यास मैम को आमंत्रित करती हूँ कि मैम आप आइए और हमारे विद्यार्थियों को इस विषय के बारे में विस्तार से बताइए। भूमि मैम, ओवर टू यू। हाँ, थैंक यू सो मच मैम। कल्पना मैम ने बहुत ही तारीफ करते हुए जितनी बातें कही हैं, मतलब मैं उनकी जितनी तारीफ करूँ उतना कम है। वो अपने लॉ डिपार्टमेंट में मानी हुई प्राध्यापक के रूप में जानी जाती हैं और हम लोग 2500 लोग उन्हें बड़े सम्मान के रूप में आदर करते हैं। और मैम ने आज मेरे को अपॉर्चुनिटी दी आप लोगों के साथ जीएसटी पे मैं कुछ बातें शेयर करूं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में मैं धन्यवाद प्रस्तुत करना चाहूंगी प्रिंसिपल नर्मदा कॉलेज चौबे सर का, और मेरे ही साथ आए हुए डॉक्टर अनिल सर ने बहुत ही बढ़िया तरीके से कल एक्सप्लेन किया, साथ ही नितिन सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और मैंने भी उनके लेक्चर के नोट्स प्रिपेयर किए, तो मुझे बहुत अच्छा आप लोगों को सुन के, और आज भी मैं आपको नेक्स्ट सेशन में भी सुन रही होंगी। अब मेरा जो आज का टॉपिक है, मैं स्टूडेंट्स से और रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठें, क्योंकि उसमें कुछ कैलकुलेशंस हैं तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। साथ ही साथ मेरा आज टॉपिक जीएसटी है।
तो आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट कि अगर मैं एग्जिबिट, आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा होगा, स्क्रीन एग्जिबिट हो रहा है जीएसटी का? मैम अभी नहीं हो रहा। जी हाँ, हो रहा है, हो रहा है? अच्छा, हाँ, यस मैम, हो रहा है। ठीक। तो आप लोग कॉपी पेन के साथ जरूर रहें। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। सबसे पहले जैसे अनिल सर ने और नितिन सर ने कल बताया था आप लोगों को कर, तो कर बेसिकली जब भी हम बात करते हैं तो आप लोग ऐसे समझिए कि सपोज आप लोग 100 रुपए कमा रहे हैं और 100 रुपए आपने कमाए और 100 रुपए आप जैसे ही घर लौटते हैं कमा के, तो आपके फादर को आपको 10 रुपए देना पड़े, 10 रुपए मम्मा को देना पड़े, 10 रुपए आपके छोटे भाई बहनों को देना पड़े, और ऐसे कर करके लोग आपसे पैसे लेते जाएं, तो हाउ वुड यू फील? मतलब आपको कैसा लगेगा कि जो आपने हार्ड अर्न मनी है, जो दिन भर आपने मेहनत करके कमाया है, वो आपको घर जाके इस तरह से बांटना पड़े। तो ये जो डायग्राम है वो कुछ इसी तरह का डिपिक्शन दे रहा है, परसेप्शन शो कर रहा है कर को लेके, जिसमें ये कहा गया है कि डिड यू फील एनी पेन? जब हम पैसा देते हैं तो हमें क्या पेन महसूस होता है? सरकार को पैसा देना या अपने परिवार वालों को अपना कमाया हुआ पैसा देना। तो वो जो बी है वो कह रही है नो इट वाज फन। तो मतलब उसके लिए वो कह रही है नहीं मुझे अच्छा लग रहा है कर देना। तो कितने हम में से कितने लोग, जब हम जैसे हम डायरेक्ट टैक्स की बात करें जो प्रत्यक्ष कर होता है आपका, तो आज के तारीख में हमारे इंडिया में 2.77% ही लोग हैं आउट ऑफ 21 करोड़ जनसंख्या में कि जो डायरेक्ट टैक्सेस पे करते हैं। तो एक बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि क्या बाकी सब लोग टैक्सेबल इनकम के इनकम इतनी अर्न नहीं करते कि टैक्स पे कर सकें? तो जैसा कि कल नितिन सर ने भी बताया था कि टैक्स बचत करना और टैक्स चोरी करना दोनों अलग अलग चीज होती हैं, और सरकार मोटिवेट करती है कि आप टैक्स बचत जरूर करें पर टैक्स चोरी ना करें। तो सिमिलर स्ट्रक्चर में इसी तरह से चलता है कि जब भी हम कोई भी इनकम हम अर्न करते हैं तो हम कितने रेडी हैं पे करने के लिए। तो ये है बिल्कुल जनरल ओवरव्यू, क्योंकि आज हम फिर से स्टार्ट कर रहे थे तो आपके लिए कर को लेके। दूसरी चीज, हम कर की बात कर रहे हैं और हम भारत देश में हैं, तो बहुत जरूरी है कि हम समझें कि हमारा गवर्नमेंट स्ट्रक्चर कौन सा है। तो मैंने आपको इसलिए थोड़ा सा जोड़ना चाहा आपकी पर्सनल लाइफ से कि आप समझ सकें कि आप जब कमा के ला रहे हैं तो आपके परिवार वालों में जब आप बांट रहे हैं तो किस मनोस्थिति से आप गुजरते हैं। तो सिमिलर इज द केस विद द इंडियन, जब आप इंडिया में अर्न कर रहे हैं, कोई जॉब से अर्न कर रहे हैं और आपको सरकार को पैसा देना पड़े, तो हाउ वुड यू फील इन दैट मैनर? तो अब हम आ जाते हैं सरकार है किस तरह की भारत देश में। तो भारत देश में फेडरल गवर्नमेंट है। फेडरल गवर्नमेंट थोड़ी डिफरेंट होती है यूनियन गवर्नमेंट के। यूनियन गवर्नमेंट मतलब होता है जैसे आप मान लीजिए यूके हो गया, फ्रांस हो गया, इसमें क्या होता है सिंगल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर होता है। सिंगल यानी एक गवर्नमेंट रहेगी तो वो जैसा बोल रही है, वो जैसा कर रही है, आपको वैसा ही काम आपको करना है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है कि एक सेंटर है, एक स्टेट है और कुछ लोकल बॉडीज हैं। तो आपके पास 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, यानी आप जब देखेंगे तो आपको रूल करने वाले सेंटर भी हैं। आप कई बार देखेंगे कि आपका टैक्स कहाँ जा रहा है, सेंटर की तरफ जा रहा है। कुछ आपके टैक्स हैं जैसे वैट वगैरह, आप कोई छोटी मोटी कोई चीजें खरीदते हैं तो वो कहाँ जा रहा है, वो आपके स्टेट गवर्नमेंट के पास जा रहा है। और कुछ चुंगी टैक्स, ऑक्ट्रॉय वगैरह जो पहले चलते थे तो वो आपके लोकल बॉडीज के पास या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या पालिका के पास जा रहा है। तो इस तरह से आपका, आप सोचिए 3 लेवल्स पे आपकी पैसे मांगने वाली बॉडीज हैं। तो अब नेक्स्ट उस पे आ जाते हैं। ये हालांकि कल वो हो गया था, लेकिन एक प्राइमरी फेसी लेवल पे मैं फिर से बता देती हूँ आपको। जैसे जब प्रत्यक्ष कर की बात करते हैं तो प्रत्यक्ष कर यानी जिस पे लगा है और जो देने वाला है वो एक ही व्यक्ति रहेगा। यानी अगर कर मुझ पे लगा है तो मैं ही वो कर गवर्नमेंट को दे रही होंगी। और अप्रत्यक्ष कर यानी मुझ पे लगा है लेकिन मैं लूंगी कस्टमर से और मैं दूंगी सरकार को। तो ये हो गया अप्रत्यक्ष कर। अब जो प्रत्यक्ष और हमारे जो भारत देश में नॉर्मली हम ऐसे डिवाइड करते हैं कि एक डायरेक्ट टैक्स हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स हो गया।
साथ में हम एक और 3 डिविजन्स लेके चलते हैं, जो है सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स और आपका लोकल टैक्स। तो सेंट्रल टैक्स में भी कुछ ऐसे टैक्स होते हैं जो भारत सरकार डायरेक्ट टैक्स के फॉर्म में लेती है और अप्रत्यक्ष कर के फॉर्म में लेती है। तो डायरेक्ट टैक्स जैसे आप मान लीजिए सेंटर के पास आप कौन से देते हैं, कैपिटल गेन्स टैक्स, यानी सपोज आपने जमीन खरीदी, 2 साल बाद बेची, उसमें आपको 1 लाख में खरीदी आपने और 5 लाख का फायदा हुआ, तो जो 4 लाख का प्रॉफिट है उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। फिर आपका इनकम टैक्स हो गया, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। तो इस तरह से ये पूरा विभाजन है जो कल नितिन सर और अनिल सर ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। लेकिन क्योंकि आपको अप्रत्यक्ष कर आज समझना है और जीएसटी, हम आज जीएसटी पे बात करेंगे, तो जरूरी है कि हम थोड़ा सा उसका बेसिंग फिर से क्रिएट कर दें। तो आप इनडायरेक्ट टैक्स की जब बात करेंगे तो उसमें हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि वो लगता किसी और पे है और देना किसी और को पड़ता है। नेक्स्ट, ये इसके एग्जांपल्स हैं कुछ डायरेक्ट टैक्स के, आपका इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स। जैसे इनकम टैक्स हो गया, आप जो इनकम कमा के लाए उस पे जो टैक्स लगता है उसको इनकम टैक्स बोलते हैं। और सपोज ये आपने इनकम अर्न करी और यही कोई कंपनी वगैरह अगर कोई इनकम अर्न करता है तो उस पे लगता है कॉर्पोरेट टैक्स, बस नाम चेंज हो गया, बात वही है। फिर आपका वेल्थ टैक्स, अगर आपके पास वेल्थ वगैरह है तो उस पे लगता है। इनडायरेक्ट टैक्स में आ गया आपके एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स, ऑक्ट्रॉय टैक्स। ऑक्ट्रॉय को चुंगी टैक्स बोलते हैं। जैसे आपने वो देखा होगा, जैसे आप लोग जब जो ट्रक्स वगैरह हैं जब इंटर स्टेट निकलते हैं तो उन्हें जगह जगह पे रोक लिया जाता है और कहा जाता है कि चुंगी टैक्स आप लोग दो। तो उस टाइम वो लोग जो टैक्स देते थे उसको हम ऑक्ट्रॉय टैक्स बोलते हैं। वैट इज वैल्यू एडेड टैक्स, उस पर बात करेंगे। ये पूरा इनडायरेक्ट टैक्स का पूरे स्ट्रक्चर पे हम आगे धीरे धीरे बात करेंगे। ओके, सो दिस इज द होल डायग्राम, होप यू लाइक इट। कि इसमें आप लगभग जब पैसे कमा के लाते हैं तो इनडायरेक्ट टैक्स के फॉर्म में आप इतनी सारी जगह पे कर रहे होते हैं। सेंट्रल एक्साइज दे रहे होते हैं, ऑक्ट्रॉय दे रहे होते हैं, वाटर टैक्स दे रहे होते हैं, परचेज टैक्स दे रहे होते हैं, फिर आपके प्रोफेशनल टैक्सेस दे रहे होते हैं। तो आप ये देखिए नंबर ऑफ टैक्सेस कितने ज्यादा हम पे कर रहे थे। अभी जीएसटी नहीं आया है, अभी हमने बस स्टार्ट किया है कि जब हमें टैक्स सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया में तो उस टाइम पे हम कितने सारे टैक्सेस पे कर रहे थे। साथ में हम आप इधर देखेंगे तो आपने जैसे अब सिक्योरिटीज वाला मार्केट भी आ गया, तो सिक्योरिटीज को लेके हम टैक्स पे करते हैं। और मतलब आपके ये पूरे आप देखेंगे परचेज टैक्स हो गया, लगभग सारे टैक्स इसमें आ गए हैं जो हम पे कर रहे होते हैं। ओके, नाउ व्हाट इज द शॉर्टकमिंग इन द करेंट टैक्स सिस्टम। यानी हम अभी तो जीएसटी इंट्रोड्यूस हो गया, पर इससे पहले ऐसा क्या क्या कमियां होती हैं, तभी तो हम कोई नई चीज इंट्रोड्यूस करते हैं। तो लेट मी जस्ट टेल यू वन थिंग कि सबसे पहले हमारा जो टैक्स सिस्टम था, उसके बाद फिर एक वैट करके एक टैक्स सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ, एंड देन वी हैव इंट्रोड्यूस जीएसटी। तो सबसे पहले वाला जो सिस्टम है उसी के प्रोसेस में हम बात कर रहे हैं। तो उसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत थी वो था टैक्स कैस्केडिंग का। ये आप लोग पॉइंट नोट डाउन कर सकते हैं। टैक्स कैस्केडिंग मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स। यानी अगर मैं कोई पैसा कमा रही हूँ और मैंने टैक्स पे करा और फिर मैंने अपना प्रोडक्ट किसी और को बेचा, तो मैंने तो ऑलरेडी टैक्स पे कर दिया है, सामने वाला फिर से उसी टैक्स पे फिर टैक्स पे करता है। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी तो आपको और क्लियर हो जाएगा। बट देन द ओनली थिंग अभी के लिए आपको समझने के लिए कि कैस्केडिंग मतलब होता है कि एक टैक्स पे फिर से टैक्स लग जाना है, तो हम तो डबल टैक्स पे कर रहे हैं। तो ऐसे करके आप समझेंगे आगे जाके कि किस तरह से हम कितना ज्यादा टैक्स पे कर रहे हैं। फिर दूसरा इसका पॉइंट है कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी का ये मतलब होता है कि जैसे ये सिंगल विंडो सिस्टम है, जो पहले का सिस्टम जो चलता था, उसका मतलब ये कि जैसे हम लोग 3 लोग हैं, ए, बी और सी। तो जो ए ने ऑलरेडी टैक्स पे कर दिया है, तो जब बी को टैक्स पे करने का आया तो बी को पता ही नहीं है कि ए ने ऑलरेडी टैक्स पे कर दिया है, तो उसे पे नहीं करना है। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता था कि भाई ए ऑलरेडी पे कर चुका है, फिर मैं भी पे कर रही हूँ, फिर सी भी है वो भी पे कर रही है। तो देयर इज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम कि मतलब मुझे नहीं पता कि पिछला क्या है और नीचे वाला क्या है, तो मैं कंपेयर नहीं कर पा रही कि ऐसा तो नहीं कि मैं टैक्स ज्यादा पे कर रही हूँ। आप लोग खैर अभी स्टूडेंट हैं, बट देन अगेन व्हेन यू स्टार्ट अर्निंग, जब आप अर्न करना स्टार्ट करोगे, देन यू विल रियलाइज कि हम जितना
अर्न करते हैं उसमें किस तरह से हमारा जा जाके कहाँ टैक्स कट जाता है। ऑन ऑफ अ सडन आप लोग रियलाइज करोगे कि नहीं, मेरे को तो पीपीएफ में अपना एटीसी के अंडर मेरे को कुछ बेनिफिट्स लेना चाहिए जिससे मेरे को ज्यादा टैक्स नहीं भरना पड़े। तो आपको और एक वक्त ऐसा है कि आपको पता चले कि नहीं, आप तो डबल ट्रिपल टैक्स पे कर रहे हो, देन यू विल बिकम बिट कंफ्यूज कि ये कैसा सिस्टम है। तो उस सिस्टम को ही सिंपल करने के लिए फिर हम आगे जाके वैट पे आए थे। अगेन देन नेक्स्ट पॉइंट इज टैक्सेशन एट मैन्युफैक्चरिंग लेवल। तो इस सिस्टम में क्या होता था कि हम जैसे हमने मैन्युफैक्चर किया, सपोज मैंने शू की फैक्ट्री है मेरी और मैंने शू को मतलब जूतों को मैन्युफैक्चर किया। तो जैसे ही मैंने मैन्युफैक्चर किया उसी टाइम पे मेरे ऊपर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लग जाएगी। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी यानी एक्साइज ड्यूटी हर उस चीज पर लगती है जो आपने प्रोड्यूस की हो। किसी भी वस्तु का अगर उत्पादन होगा तो उस पर जीएसटी सॉरी ये आपका इनडायरेक्ट टैक्स सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती ही है। तो आप फिर सोचोगे कि और सपोज शूज मैंने बना दिए और इस पे मैंने सेंट्रल एक्साइज दे दी, उसके बाद भाई मैंने बनाया तो मैं तो सेल तो करूंगी। तो जब मैं सेल करने गई उसको तो मेरे ऊपर स्टेट ने सेल्स टैक्स लगा दिया। तो आप ये सोचो कि मेरे ऊपर दो बार टैक्स लग चुका है। तो ऐसे करके फिर ये डिसाइड हुआ कि मैन्युफैक्चरिंग पे नहीं होना चाहिए, डेस्टिनेशन बेस्ड होना चाहिए टैक्सेशन। तो मतलब ऐसे बहुत सारी चीजें फिर आई कि जब एक बार इंसान ने मैन्युफैक्चर कर दिया तो मैन्युफैक्चरिंग टैक्स अलग दे रहा है, सेल्स टैक्स अलग दे रहा है, इसमें कुछ यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। इसमें एटलीस्ट ये समझ में आ जाए कि हमें मतलब कितना किस में हम दे रहे हैं, और एक बार अगर हमने टैक्स दे दिया है तो हमें रिपीटेशन में दोबारा ना देना पड़े। देन एक्सक्लूजन ऑफ सर्विसेज। तो अगर आप लोग तो कह, आई डोंट नो इफ यू वर बोर्न ड्यूरिंग दैट टाइम, तो 1994 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग विद द ईयर, तो मनमोहन सिंह ने जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे, तो उनने सबसे पहले सर्विस टैक्स को इंट्रोड्यूस करा। तो इसमें ये था कि भाई आप बात करते हो उत्पादन की, तो आपने कमोडिटीज की तो बात कर ली, तो अब लोग इतने सज्जन तो होते नहीं है। अगर मेरे को आज ये पता चले कि मैं अगर अपने प्रोडक्ट को जिसका मैं उत्पादन कर रही हूँ, अगर मैं उसे प्रोडक्ट को गुड के तौर पे दिखाऊं ही नहीं, सर्विस के तौर पे दिखा दूं, तो मेरा तो टैक्स बच जाएगा, क्योंकि आपने टैक्स गुड पे लगाया है, गुड यानी वस्तु पे लगाया है, सेवा पे आपने कर नहीं लगाया। तो मैं अपनी जो मेरा प्रोडक्शन है उसको मैं सर्विस सेक्टर में दिखा दूं तो मेरे पे कर नहीं लगेगा। तो इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा इंडिया में उस टाइम पे होने लगी थी। तो फिर देन मनमोहन सिंह ने इंट्रोड्यूस करा था सर्विस टैक्स को। जब सर्विस टैक्स को इंट्रोड्यूस करा था तो वो इस सिस्टम में नहीं था, आगे जाके होगा। तो फिर ये देखा गया कि सर्विस पे भी हम टैक्स हमें लगाना चाहिए। और अगर आप देखेंगे जो हमारा इंडियन इकोनॉमी है, तो जो सबसे ज्यादा जीडीपी कंट्रीब्यूशन है वो अब आजकल सर्विस सेक्टर का हो गया है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि हम सर्विस सेक्टर पे भी हम कर लगाएं। और अब आगे जाके आप जब जीएसटी का मैं लास्ट पार्ट पे होंगी तब मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जैसे अब नया सिस्टम आ गया है कि अब लोग इंटेंजिबल हो रहे हैं। इंटेंजिबल मतलब, टेंजिबल मतलब होता है जो चीजें मैं देख सकूं और छू सकूं। तो जो चीजें मैं देख सकूं और छू सकूं उस पर तो मैं कर लगा पा रही हूँ। अब आप ये बताइए कि सर्विसेज मैं हूँ, सपोज मैं लॉयर हूँ और मैंने किसी क्लाइंट को सर्विस दी, तो ठीक है मैं सर्विस टैक्स पे कर दूंगी क्योंकि मैं हूं और मेरा क्लाइंट है, तो मैंने मेरा सर्विस टैक्स बनता है, मैं पे कर दूंगी। अब ऐसा आप ये बताइए, जैसे फॉर एग्जांपल ओला का अगर अपन ले, तो ओला इज वन इंस्टीट्यूशन, ओला अलग काम कर रहा है। ओला ने किसको, क्लाइंट को, यानी जो कस्टमर है उसको टैक्सी ड्राइवर से मिलवाया। तो इसमें हो क्या रहा था कि टैक्सी ड्राइवर तो कर दे रहा था और कस्टमर अपना जो उसका टैक्स बनता है वो दे रहा था, लेकिन इसमें ओला बच रहा था। तो इसी को वो करने के लिए कि ये ना बचे, जीएसटी का एक आपको मैं लास्ट में बताऊंगी, तो वो भी इस तरह का एडिशनल टैक्स वो करा, इम्प्लीमेंट करा, जिससे ऑनलाइन आजकल, क्योंकि ऑनलाइन बहुत ज्यादा सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ऑनलाइन में किस तरह से एक्सट्रैक्ट करें टैक्स को, उस तरह का भी जीएसटी में प्रोविजन है। तो ये हमें मतलब आगे जाके इस तरह से जैसे जैसे हमारा काम करने का तरीका बदलता है, उस तरह से सरकार का भी आपसे कर लेने का तरीका बदल जाता है। फिर नेक्स्ट है आपका टैक्स इवेजन हो रहे थे, जैसा मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी मतलब इनडायरेक्ट टैक्स में तो फिर भी हम लोग टैक्स, क्योंकि हमारे हाथ में तो रहता नहीं, कोई भी प्रोडक्ट खरीदे तो हम टैक्स पे करते ही है, पर डायरेक्ट टैक्स में
2.77 एज पर दी लेटेस्ट डेटा। तो उसमें सिर्फ मतलब मान के चलिए 3% लोग ही हैं अपने देश में जो टैक्स कर दे रहे हैं। तो इवेजन में इसको कैसे रोक करें या टैक्स बेस को बढ़ाएं। टैक्स बेस बढ़ाना मतलब होता है कि अभी क्या है, जैसे अगर अंबानी है तो अब मैं सोचूं कि मैं अंबानी से, क्योंकि वो ज्यादा कमा रहे हैं तो उनसे ज्यादा पैसा ले लूं, दिस इज मॉरली रॉन्ग। और इकोनॉमिकली भी इसको रॉन्ग माना जाता है, क्योंकि जो काम करने वाला है अगर आप उसी से ज्यादा कर लोगे, यानी इफ हैव्स आर वर्किंग फॉर नॉन हैव्स, तो ये सोशलिस्टिक मॉडल मतलब इतना ज्यादा इंडिविजुअल लेवल पे एक्सेप्टेंस नहीं रहती। यानी जो काम कर सकता है वो उस व्यक्ति के लिए काम करे, जो काम नहीं करना चाह रहा या कर नहीं रहा, तो ये जो काम करने वाला व्यक्ति है उसे पसंद नहीं आता। तो टैक्स सिस्टम भी हम इस तरह का सरकार बनाने की कोशिश करती है जिसमें आप लोग सही टाइम पे टैक्स दे भी सके और आपको प्रॉब्लम भी नहीं हो। नेक्स्ट इज करप्शन। तो करप्शन उसमें मतलब जैसे मैंने बताया ऑक्ट्रॉय में जैसे पता चला चुंगी टैक्स लेना है, तो चुंगी के लिए बार बार आप ट्रक वालों से बात करेंगे तो वो बार बार हर जगह उनको हर कभी रोक देते हैं कि चलो फिर निकालो। आपने सुना होगा या पहले की मूवीज वगैरह में देखा होगा कि फिर रोक दिया तो पुलिस तो करप्ट है, फिर पैसे मांग रही है, या फिर लोगों ने कुछ पत्ता लगा के और रोक दिया और कहा कि नहीं इसके आगे नहीं जाने देंगे, पहले कुछ पैसे दो। तो इस तरह के करप्शन भी अपने आप में बढ़ने लगे थे। ऑब्वियसली जब हम किसी चीज को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तब हम उसे इम्प्रूव करते हैं, लेकिन हम जब इतना वैसा कैस्केडिंग इफेक्ट, यानी मुझे नहीं पता कि मेरे ए वाला पर्सन क्या कर रहा है, मुझे नहीं पता सी वाले ने ऑलरेडी टैक्स दे दिया है, तो ये जब कंफ्यूजन वाली स्थिति रहती है तो करप्शन के भी बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, जो आपका सिंगल पॉइंट टैक्स कलेक्शन है यानी टैक्स ऑन टैक्स। तो इसको थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए सबसे पहले आप ये समझिए कि हमारी जो सप्लाई चेन होती है, सप्लाई चेन यानी जब भी हम कोई भी काम करते हैं, जैसे मैंने कुछ प्रोड्यूस करा तो उसकी एक चेन बनती है। जैसे आपने मार्केट में गए, आपने कुछ मटेरियल वगैरह कुछ खरीदा, फॉर एग्जाम्पल आप मोबाइल खरीदने गए, तो मोबाइल आप ऐसे थोड़ी ना कि बस आप वो दुकान पे गए और आपने मोबाइल खरीद लिया। उससे पहले वो मोबाइल कैसे कहाँ पे मैन्युफैक्चर हुआ, फिर क्या हुआ, फिर उसका किसके पास गया, फिर किसके पास गया और फिर लास्ट में आपके पास आया, तो उसी को कहते हैं हम सप्लाई चेन। तो जैसे इस वाली स्लाइड में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले है रॉ मटेरियल्स, यानी जो आपका जो पूरा वो वैसा कच्चा माल होता है वो है ये। उसके बाद नेक्स्ट है आपके सप्लायर, फिर नेक्स्ट है आपके मैन्युफैक्चरर, फिर नेक्स्ट है आपके डिस्ट्रीब्यूटर, फिर है आपके रिटेलर। और जो रिटेलर जो आप फाइनल शॉप पे जाके और माल खरीदते हैं, ये सामान खरीदते हैं, तो आप कंज्यूमर बन जाते हैं क्योंकि आपने रिटेलर से सामान खरीदा। अब जैसे बात करते हैं, मैंने आपको बताया कि जब भी उत्पादन होता है तो उसके लिए हम कौन सा टैक्स पे करते हैं, सेंट्रल एक्साइज टैक्स। कोई भी उत्पादन अगर हुआ है तो सेंट्रल एक्साइज टैक्स आपको भरना पड़ेगा। तो ये रॉ मटेरियल है। इसके बाद आपने सप्लायर को चीज, कोई भी चीज आपने दी उससे पहले आपको एक्साइज ड्यूटी भरनी पड़ेगी, तो एक्साइज ड्यूटी आपने भरी। फिर आपने सप्लायर से मैन्युफैक्चर की तरफ गए तो आपने इसने खरीदा, अगर कोई भी चीज आपसे खरीदता है तो उसके लिए सेल्स टैक्स उसको भरना पड़ता है। अगर मैन्युफैक्चर किया है तो एक्साइज ड्यूटी भरनी पड़ती है, और अगर सेल किया है तो सेल्स टैक्स भरना ही पड़ता है, वैट के फॉर्म में, वैल्यू एडेड टैक्स के फॉर्म में। तो ये आप एग्जाम्पल से समझिए। बस मैं ये आई होप कि आपको ये साइकिल समझ में आ गई होगी कि सप्लाई चेन में कौन कौन लोग रहते हैं। अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इसमें आपको कॉपी और पेन वगैरह का यूज करिए आप। कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ प्रेजेंट टैक्सेशन सिस्टम। तो मतलब उस टाइम पे जो चल रहा था, तो ये हमने जीएसटी के थ्रू इसको हटा दिया और वैल्यू एडेड में भी इसको हटा दिया था हमने। तो पहले क्या चलता था, जैसे प्रोड्यूसर ए है, तो प्रोड्यूसर ए ने कोई भी सामान उसने 100 रुपए का खरीदा, 100 रुपए में उसको सपोज 10% टैक्स देना था, यानी 110 का सामान हो गया, 110 का वो बेच देगा। ये इतनी बात क्लियर हो गई। फिर नेक्स्ट उसने प्रोड्यूसर बी को 110 में बेचा, तो 110 रुपए में बी ने उससे सामान खरीदा, प्लस उसको भी टैक्स देना पड़ेगा। प्लस उसने क्या किया, जो आपका प्रोड्यूसर बी था, अब उसके पास जो भी आया तो उसमें वो कोई ना कोई चीज तो ऐड करेगा। फॉर एग्जाम्पल आप लैपटॉप का ले लीजिए, सपोज लैपटॉप आपने 100 रुपए का खरीदा, 100 रुपए में आपने जिससे मतलब आप ही प्रोड्यूसर है, ऐसे ज्यादा सही रहेगा समझाना,
तो आप प्रोड्यूसर हैं, आपने रॉ मटेरियल 100 रुपए का खरीदा, 100 रुपए का आपने उसमें 10% का टैक्स दिया और किसी और को बेचा, तो आपने जब प्रोड्यूसर बी को अपना लैपटॉप बेचा तो वो 110 रुपए का हो गया। 110 रुपए का जब लैपटॉप हुआ तो वो जो व्यक्ति है जिसने आपसे लैपटॉप खरीदा था वो भी उसमें कुछ वैल्यू एडिशन करेगा, कुछ ना कुछ ऐड करेगा, या कोई एक्स्ट्रा की लगाएगा, या कोई एक सॉफ्टवेयर ऐड करेगा, या हार्डवेयर ऐड करेगा, कोई मतलब टेक्निक यूज करेगा वो। तो सपोज उसने 40 रुपए की कोई चीज ऐड करी उसमें, तो वो हो गया टोटल 150 का, प्लस उसे भी 10% टैक्स देना है तो उसने 10% टैक्स दिया। तो ये हो गया टोटल, उसने जब प्रोड्यूसर सी को बेचा तो वो हो गया आपका टोटल 165 रुपीज का। अब अगर आप समझेंगे और इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, ये कर्सर मूव करता हुआ दिख रहा है क्या आपको? हेलो? यस मैम, दिख रहा है। हाँ, ओके। तो जैसे अब आप जब देखेंगे तो जब आपने 100 रुपए की जो चीज खरीदी थी, आपने तो ऑलरेडी 10% यानी 10 रुपए का आपने टैक्स पे कर दिया। अब जो प्रोड्यूसर बी है उसने 110 रुपए की चीज आपसे खरीदी और 40 रुपए की कोई अपनी कोई चीज उसमें ऐड करी, तो 150 हो गया, और उस पे वो फिर 10% का टैक्स दे रहा है। यानी अगर आप थोड़ा सा ध्यान से इसको गौर से समझना चाहें तो आप ये देखिए कि जिस वस्तु पे, जिस 100 रुपए पे ऑलरेडी पहला वाला व्यक्ति 10 रुपए दे चुका है, तो आप तो दोबारा उसको 10 रुपए दे रहे हैं सरकार को, यानी आप पे तो इसी को कहते हैं टैक्स पे टैक्स लगना। यानी जो व्यक्ति आपसे पहले वाला व्यक्ति 10 रुपए दे चुका है तो आपको अब थोड़ी ना देना चाहिए। आपने जो वैल्यू ऐड करी है, आपने वैल्यू क्या ऐड करी है, आपके 100 रुपए का आपके पास माल था, आप क्यों 10 रुपए का टैक्स उसमें काउंट करोगे? आपने जो वैल्यू ऐड करी है वो है 40 रुपए की, यानी 100 रुपए प्लस 40 रुपए आपके हो गए 140 रुपए। 140 पे आप 10% यानी 14 रुपए का टैक्स दोगे, वो समझ में आता है। लेकिन ये समझ में नहीं आता कि आप ने जो ऑलरेडी टैक्स पे किया है वो दोबारा आप पे करो। तो कैस्केडिंग इफेक्ट यानी टैक्स ऑन टैक्स का यही इसमें ड्रॉबैक था कि जो हमने टैक्स पहले वाले व्यक्ति ने ऑलरेडी पे कर दिया है, मैं उसके पूरे टोटल अमाउंट को यानी 110 रुपए को और 40 रुपए जो मैंने वैल्यू ऐड किया उस पे 10 रुपए फिर से देके और मैंने फिर से टैक्स पे किया। फिर चलो मैंने मेरा फिर प्रोडक्ट इस टैक्स वगैरह 150 ये हो गया आपका 150 आपका ये हो गया जो आपने वैल्यू एडिशन जो करा था इसमें, और प्लस आपने 10% दिया तो 10% ऑफ 150 आपका 15 रुपीज आप टैक्स दे रहे हो। यानी पहले वाले व्यक्ति ने 10 रुपए दिए, आपने 15 रुपीज दिए और आपने टोटल फिर 165 का प्रोड्यूसर सी को ये सामान बेच दिया। अब प्रोड्यूसर सी ने क्या करा, प्रोड्यूसर सी ने भी इसमें फिर कुछ वैल्यू एडिशन करा। तो वैल्यू एडिशन करने के बाद यानी कोई चीज इसमें मतलब लगभग 35 रुपीज की उसने भी कोई ऐड करा लैपटॉप में, तो उसका टोटल अमाउंट हो गया उसका 200 रुपए। 200 रुपए होने के बाद उसको भी 10% टैक्स देना है, तो अब वो 200 रुपए में फिर से टैक्स दे रहा है। तो यानी आप समझो अब वो कितना रुपए दे रहा है, 20 रुपए उसके ऊपर टैक्स बर्डन पड़ रहा है। यानी आप ये देखो कि एक के बाद टैक्स का जो रेट है वो बढ़ता जा रहा है, और जो ऑलरेडी फर्स्ट व्यक्ति पे कर चुका है टैक्स, लास्ट व्यक्ति भी उसी अमाउंट पे फिर से टैक्स भर रहा है। तो ये सिस्टम बहुत ही मतलब तब तो समझ में नहीं आया था, धीरे धीरे करके चीजें क्लियर होती हैं। तो आप ये सोचिए कि मतलब उस टाइम पे फिर इस तरह का हो गया था कि कोई कमोडिटी अगर 200 रुपए की है तो इस टैक्स की वजह से हम लोग कम से कम नहीं 290 रुपए एक एक्स्ट्रा टैक्स पे करके एक्स्ट्रा भर रहे थे। तो इसी कारण फिर एक मतलब एक जो भी डिबेट्स वगैरह हुई थी फिर उस टाइम पे, तो फिर ये निकल के आया कि टैक्स सिस्टम होना किस तरह का चाहिए, क्योंकि ये सही बात तो है नहीं कि टैक्स पे टैक्स हम भरें। तो फिर ये निकल के आया कि हम टैक्स वैल्यू एडिशन पे भरना चाहिए हमें। वैल्यू एडिशन क्या होता है कि जैसे मैंने कोई चीज 100 रुपए में खरीदी और उसमें मैंने 40 रुपए कुछ भी ऐड करा, तो अब मैंने 100 रुपए की खरीदी प्लस 40 तो 140 पे टैक्स मैं भरूंगी। सामने वाले ने जो 10% ऑलरेडी भर चुका है टैक्स, वो मेरे उसमें काउंट नहीं होना चाहिए। तो इसी से फिर इंट्रोड्यूस हुआ था आपका वैल्यू एडिड टैक्स। वैल्यू एडिशन का मतलब ही ये होता है। और अगर आप थोड़ा सा मतलब इकोनॉमिक्स वगैरह में भी इंटरेस्ट रखते होंगे तो आपको वो पता चलेगा कि अब जो जीडीपी जो आपका सकल घरेलू उत्पाद है उसको भी हम GVA में कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब GVA यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड
क्रॉस वैल्यू एडिशन में हम सोच रहे हैं कि परसेंटेज में पता चल जाए कि टोटल उत्पादन किस तरह से हुआ है। तो अब हर चीज इंसान इस तरह से देख रहा है कि क्यूमुलेटिव के जगह हमें इस तरह का वो होना चाहिए कि कितना वैल्यू एडिशन हुआ है, उस बेसिस पे हम अपना टैक्स कैलकुलेशन करें। इसके साथ क्योंकि आप लोग लॉ के स्टूडेंट हैं, एक चीज और मैं बताना चाहूंगी कि जैसे आप लोग डिफरेंस तो समझते होंगे कि एक बिल होता है और एक एक्ट होता है। तो जो आपका टैक्स सिस्टम है पूरा, वो हमेशा जब तक वो एक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। कि आज मैंने सोचा कि मैं मतलब या सरकार ने सोचा कि ऑन ऑफ अ सडन जाके और हम जीएसटी लगा देंगे, जैसे डीमोनेटाइजेशन का कहते हैं कि रातों रात में मतलब अनाउंसमेंट कर देंगे पीएम मोदी तो टैक्स लागू हो जाएगा पूरे देश में, ऐसा नहीं हो सकता। जब तक पूरा आपके पार्लियामेंट में यानी संसद में जब तक इस पर डिबेट नहीं हो, बिल एक्ट में कन्वर्ट नहीं हो, तब तक उसको एक्ट में नहीं माना जाता। इसलिए अगर आपको ध्यान होगा तो आगे मैंने स्लाइड में भी इंक्लूड किया है, हालांकि जो 101 आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, उसमें जाके ये एक्ट में कन्वर्ट हुआ और तब जाके आपका जीएसटी एक्ट के रूप में पारित हुआ। इससे पहले अगर आपके पढ़ने में आएगा तो ये बिल चलते थे, क्योंकि उससे पहले मतलब अराउंड 2005 वगैरह में जब मतलब मे बी आई एम रॉन्ग विद द ईयर, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर जसवंत सिन्हा थे, तो उस टाइम पे इनने इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की थी, पर इनकी सरकार फिर लैप्स कर गई थी। फिर मनमोहन सिंह आए थे, मनमोहन सिंह ने भी कोशिश करा था इसको इंट्रोड्यूस करने का। तो ये सब बातें बहुत पहले से चल रही हैं। जीएसटी और वैट सिस्टम तो ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो गया था, जीएसटी को लेके खासकर से कि कब जाके इंट्रोड्यूस हो। तो मतलब जब भी कोई भी टैक्स इंट्रोड्यूस होगा आपके देश में, तो वो जब तक लोकसभा, राज्यसभा और जो आपको प्रेसिडेंट नेक्स्ट लेवल रहता है और विधानसभा, तो राज्यसभा में भी आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए रहती है कोई भी इस तरह के स्पेशल प्रोविजंस को पास करने के लिए। तो जब तक ये सारी चीजें नहीं होती, आपका टैक्स एक्ट के थ्रू कंट्री में लागू नहीं हो सकता। तो अब आ जाते हैं हम वैट पे। तो वैट वैल्यू एडेड टैक्स है, आपको मतलब समझ में आ गया। ये अप्रैल 2005 में इंट्रोड्यूस हुआ था। इट इज अ रिप्लेसमेंट टू कॉम्प्लेक्स सेल्स टैक्स। तो सेल्स टैक्स का हम देख रहे थे कि जैसे अगर मैं हूँ या कोई भी ABCD लोग हैं, अगर कोई भी इंसान सेल करता जाएगा तो उसके ऊपर मैंने 10 रुपए का टैक्स ऑलरेडी दे दिया, बी वाला फिर से 10 रुपए पे टैक्स देगा, फिर सी वाला टैक्स पे टैक्स देगा। तो इस तरह से सेल्स टैक्स इस तरह से चलता था। तो अब वैल्यू एडेड में क्या हो गया, जितना आपने वैल्यू उसमें ऐड करी है, कोई भी प्रोडक्ट में जितना भी आपने वैल्यू एडिशन करा है, उसको हम प्राइस के उसमें कन्वर्ट कर लेंगे, प्राइस के उसमें कन्वर्ट करके और फिर हम उतना टैक्स पे करेंगे। तो ये इतना आई सपोज क्लियर है वैल्यू एडिशन को लेके। इज इट क्लियर है इतना? यस मैम, यस मैम। Yes, ma'am. ओके देन क्योंकि है थोड़ा सा टैक्स स्ट्रक्चर भी कॉम्प्लेक्स है और बहुत सारी इसमें वो रहता है, तो आई होप आप लोगों को मैं समझा पा रही हूँ। तो ये तो इतना वो हो गया। तो वैल्यू एडिशन के बेसिस पे हम टैक्स वो करेंगे। इट ओवरकम्स अ कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन। तो वही टैक्स पे टैक्स जो था उसको ओवरकम करता है, क्योंकि सिर्फ हम वैल्यू एडेड पोर्शन पे ही अपना टैक्स पे करते हैं। नेक्स्ट, अब ये इसमें मैं आपको दो टर्मिनोलॉजी रहती है। एक होता है इनपुट क्रेडिट करके, ये आप इसलिए समझ लीजिए क्योंकि ये आगे जाके जीएसटी के कैलकुलेशन में आपको हेल्प करेगा। एक होता है इनपुट क्रेडिट और एक होता है आउटपुट लाइबिलिटी। आप जब भी जीएसटी पढ़ेंगे, ये दो शब्दों का आप 100% उसका यूसेज देखेंगे कि इसमें इनपुट क्रेडिट इतना था, आउटपुट लाइबिलिटी इतना था, इसलिए हम इतना पे करेंगे और इसलिए हमें गवर्नमेंट को, सरकार को इतना देना चाहिए और हमें अपना बिल इतने रुपए का बनाना चाहिए। तो ये दोनों शब्दों का इसमें आप मतलब समझ जाएंगे। तो जस्ट सॉरी तो इसमें जैसे क्या रहता है, अब जैसे आप प्रोड्यूसर ए का देखिए, प्रोड्यूसर ए ने वैल्यू आउटपुट, इसने नॉर्मली जो भी प्रोडक्ट खरीदा होगा 100 रुपए का खरीदा, उसमें इसने 10 रुपए का टैक्स दिया, तो इसमें 110 रुपए का इसको सेलिंग प्राइस इसने वो करा, तो 100 प्लस 10 इसने परसेंट दिया, तो इसके ऊपर टैक्स बर्डन कितना आया, सिर्फ 10 रुपए का। उसके बाद इसने प्रोड्यूसर बी को सेल करा, इसने प्रोड्यूसर बी को जैसे ही सेल करा तो 110 रुपए प्लस प्रोड्यूसर बी ने 40 रुपए का कोई एडिशन करा होगा, 40 रुपए का एडिशन करके 150 रुपए हो गया,
तो अब ये 150 प्लस 10 ये आपका मिला के 165 हो गया। ये हम पहले वाले एग्जाम्पल में भी देख चुके हैं। अब मुझे जो अब इसमें आपको दो टर्मिनोलॉजी बतानी है वो आप इसमें देखिए, टैक्स बर्डन में। तो टैक्स बर्डन में जो आपका पहला टैक्स बर्डन है वो 10 है और दूसरा टैक्स बर्डन आपका 15 है। अब आप इसको ऐसे समझिए कि प्रोड्यूसर ए ने 10 रुपए ऑलरेडी पे कर चुके हैं और प्रोड्यूसर बी ने 15 रुपए उसको पे करने हैं। तो जो प्रोड्यूसर ए है वो अपने बिल में 10 रुपए वो करेगा और सरकार को भी 10 रुपए दे के आएगा। लेकिन जो प्रोड्यूसर बी है वो अपने जो बिल में 15 रुपए जरूर रखेगा, पर वो जब सरकार को टैक्स देने जाएगा तो 5 रुपए का टैक्स देगा। क्यों? क्योंकि 10 रुपए का टैक्स ऑलरेडी उससे पहले वाला व्यक्ति उस कमोडिटी पे दे चुका है। तो अब अगर आप इसमें देखें तो इसमें जो 10 है वो आपका होता है इनपुट, ये आपका इनपुट क्रेडिट हो गया। इनपुट क्रेडिट यानी जो ये 15 है ये एक्चुअली में 10 प्लस 5 है। तो 10 आपका जो पहला व्यक्ति दे चुका है, यानी इनपुट यानी आप ऐसे भी जनरल इंग्लिश में भी सोचें तो इनपुट मतलब होता है कोई चीज को हमने किसी चीज में डाला। तो यानी 10 रुपए ऑलरेडी इस 15 रुपए में डल चुके हैं। तो इनपुट क्रेडिट हो गया आपका 10 और आउटपुट लाइबिलिटी हो गया आपका 15, मतलब आउटपुट क्रेडिट हो गया आपका 15। तो 15 माइनस 10 यानी इक्वल्स टू आपका आउटपुट लाइबिलिटी, यानी कितना अब आपको सरकार को देना है, तो वो आपका हो गया 5 रुपीज का। यानी जो प्रोड्यूसर बी है जो पहले वाले कैस्केडिंग टैक्स वाले सिस्टम में 15 रुपए टैक्स पे कर रहा था सरकार को, अब वैल्यू एडेड टैक्स में वो कितना पे करेगा? 5 रुपए। कम है कि ज्यादा है? मैम कम है पहले वाले से। तो अब आप वो देखो कि जब मतलब यही वाला सिस्टम इसी का मेच्योर वे ही जीएसटी ये अपना गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। तो अब आप ये देखो कि मतलब मेरे को तो आश्चर्य हुआ था जब मैंने ये चीजें समझी थी कि मतलब कैसे हम लोग एकदम बोलते हैं कि सरकार टैक्स विरोधी है और लोगों को सरकार भारत देशवासियों को लूट रही है। तो इस तरह का आपका, तब कि आप ये देखो कि पहले आप कितना ज्यादा टैक्स पे कर रहे थे और अब आपका टैक्स बर्डन कितना कम हो गया है कंपैरेटिवली। मतलब तो पहले वाला सिस्टम अच्छा है कि अभी? तो ऑब्वियसली अभी का है। तो जीएसटी अगर आप उसको और इन डेप्थ में जाके देखेंगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद है और आप लोगों का बर्डन कम हो रहा है। टैक्स आप कम पे कर रहे हो जितना पहले पे कर रहे थे। पर अब जैसे हम आगे बढ़ते हैं, वैट में भी फिर कोई दिक्कतें आई। ये तो आप समझ गए कि वैल्यू एडेड टैक्स था, तो इस तरह का हम वैल्यू एडिशन जितना कर रहे हैं उसमें टैक्स, तो ये तो बहुत सिंपल वे में हो गया। अब आप ये सोचो, अगर आपको ध्यान हो, अगर अपने मम्मी पापा वगैरह अपने बड़े भाई बहनों को बात करते हुए सुना हो कि यार मोटरसाइकिल लेनी है, तो मोटरसाइकिल मध्य प्रदेश से मत लो, गुजरात से ले लो क्योंकि उसमें टैक्स कम लग रहा है। तो वो लोग फिर गुजरात से मंगाते थे मोटर बाइक, या महाराष्ट्र से कोई, या इंदौर से, तो मतलब इंदौर से तो खैर मध्य प्रदेश में ही आ जाएगा। तो इस तरह का आप देखेंगे तो इंटर स्टेट में हर स्टेट वैट मतलब स्टेट सब्जेक्ट है। स्टेट आपके पास वो रहता है ना, एक आपका यूनियन लिस्ट रहता है, एक आपका स्टेट लिस्ट रहता है, एक कॉन्करेंट लिस्ट रहता है, और जो चीजें इन तीनों लिस्ट में नहीं आती वो आपका रेसिडुअल लिस्ट में आती हैं। तो आप जो आपका वैट है, वैल्यू एडेड टैक्स है, वो आपका स्टेट सब्जेक्ट था। तो जब स्टेट सब्जेक्ट है तो वही हो सकता है शिवराज सिंह चौहान की सरकार आपको मोटरसाइकिल 1 लाख रुपए में दे, और हो सकता है केजरीवाल सरकार आपको मोटरसाइकिल 60,000 रुपए में दे। बस उसमें डिफरेंस ये है, दोनों में एक जैसा है, मॉडल एक जैसा है, सब कुछ एक जैसा है, बट द डिफरेंस इज कि वैट इसमें टैक्स ज्यादा लगा है मध्य प्रदेश सरकार ने और उसमें वैट कम लगाया है। तो ऑब्वियसली आप लोग क्या करोगे कि आप दिल्ली से बुलवाना चालू करोगे। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई थी, क्योंकि इसमें दिक्कत वाली बात ये है कि आपस में स्टेट का तो कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया था कि अब मैं सोचूं कि मैं मध्य प्रदेश की सीएम हूँ तो मैं, या पूरा मतलब वो तो पूरा बहुत बड़ा वो रहता है, विधानसभा पूरा विधानमंडल ये डिसाइड करे कि हमें टैक्स कम करना है, इसमें टैक्स बढ़ाना है, पूरे जो भी फाइनेंशियल मिनिस्टर्स वगैरह रहते हैं इस तरह के डिसीजंस ले। तो इसमें क्या होगा कि भाई ठीक है, मैंने मोटरसाइकिल के मध्य प्रदेश में वैट टैक्स ज्यादा है, दिल्ली वालों ने 60,000 में दे रहे हैं, हो सकता है फिर गुजरात वाले सोचे यार हम अपना सेल्स बढ़ाते हैं, तो अपना सेल्स और उसमें सेल्स में से रेवेन्यू
बढ़ाने के लिए वो लोग 40,000 की कर दें। लेकिन आप अल्टीमेटली देखो, इस कंपटीशन के चक्कर में कंज्यूमर को तो फायदा हो रहा है कि हमें जहाँ कम दिखेगा हम तो वहां से खरीद लेंगे, लेकिन सरकार के रेवेन्यू पे नुकसान हो रहा था। मतलब जो सरकार के पास जो पैसा आना चाहिए, वो सोचेंगे कि यार इतना तो हमें भी नहीं पड़ रहा, लेकिन कंपटीशन के चक्कर में हम अपने प्राइजेस डाउन कर रहे हैं। तो उस वजह से फिर सरकारों ने सोचा कि नहीं, ये मतलब थोड़ा इसमें यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्टेट में ऐसा है, इस स्टेट में कम है ज्यादा है, तो एक बर्डन दे रहा था। तो फिर एक इसका वैट वैसे है बहुत अच्छा है, इसका मेच्योर रूप ही मैंने आपको बताया जीएसटी है। पर बस इस उसमें मामले में कि यूनिफॉर्मिटी कैसे रहे, कि मतलब मैं आज मध्य प्रदेश में हूँ तो मैं मध्य प्रदेश से जो चीजें खरीदूंगी, वो अगर मैं गुजरात चली जाऊँ, दिल्ली चली जाऊँ, राजस्थान चली जाऊँ, कर्नाटक चली जाऊँ, केरल चली जाऊँ, तो वहां पे भी उतने ही अमाउंट में मुझे चीजें मिले। तो ये डिफरेंस खत्म करने के लिए भी फिर हमने सोचा कि कोई एक कुछ इम्प्रोवाइज या मॉडिफाइड वे होना चाहिए हमारे लिए। फिर नेक्स्ट आपका पॉइंट है डिफरेंट रेट्स ऑफ टैक्सेशन फॉर डिफरेंट गुड्स। तो वही मैं आपको जो एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि मतलब हर स्टेट में या हर चीज में मतलब कुछ इस तरह का यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। तो ये यहाँ पे जो चैलेंज था, जो हर्डल था, जो ऑब्स्टिकल था, वो यही था कि हम किस तरह से एक समानता क्रिएट कर सकें टैक्स स्ट्रक्चर में। तो फिर हम एज यू ऑल नो, फिर हम कूद के आए जीएसटी, जिसको श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो प्राइम मिनिस्टर है, गुड एंड सिंपल टैक्स, वैसे इसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, पर उन्होंने बोला कि ये अच्छा भी है और आसान भी है। आसान इसलिए है क्योंकि आपने वो वाली स्लाइड देखी होगी जिसमें मैंने आपको बहुत सारे टैक्सेस दिखाए थे, ये वाली। तो अब आप देखो, जब आपके पास पैसे आए और हर मोड़ पे आपसे कोई पैसे मांगने के लिए खड़ा हो, या हर वक्त आपको ऐसा लगे कि आपके पास आपकी जेब तो खाली होती जा रही है, बच ही नहीं रही, मतलब इन जनरल आप जब आप लोग अभी स्टूडेंट हैं, जब कमाने लगेंगे ना, तो आपको सही में कभी ना कभी ऐसा होपफुली तब थोड़ा और अच्छे टैक्स सिस्टम्स आ जाए, पर आपको ऐसा जनरली फील होगा कि हमारी जेब तो खाली हो रही है, लास्ट में बचत कितनी हो रही है। अब आगे जाके जैसे नॉर्मली पहले ऐसा रहता था कि आप गवर्नमेंट सेक्टर में तो आपका पेंशन वगैरह रहता था, अब वो भी सब चेंजेस हो रहे हैं, तो आपको ऐसे लगेगा इतना ज्यादा इन्फ्लेशन है और साथ में हमसे हर जगह इतना इतना वसूला जा रहा है, तो पता नहीं बचत होगी कि नहीं। तो ये सब फिर टैक्स पे वो आता है बातें कि टैक्स को हम कितना अच्छा रखें। अच्छा का इसका मतलब ये होता है कि इक्विटी ओरिएंटेड रखें। इक्विटी यानी जिसकी जितनी क्षमता है उतना वो दे सके, और हम सबको काबिल बनाए कि सबसे सब लोग टैक्स दे रहे हो। जैसे आप मतलब आप वो जो मैंने हैव्स एंड हैव्स नॉट वाली बात करी थी, तो जैसे हम यही कोशिश करते हैं कि रादर देन 4-5 लोगों से ज्यादा टैक्स लेने के, अच्छा सिस्टम उसको कहते हैं टैक्स बेस। टैक्स बेस यानी अगर मेरी पॉपुलेशन साइज 100 लोगों की है, तो 100 में से 100 लोग, अगर मान लो एक व्यक्ति 200 रुपए कमा रहा है और एक व्यक्ति 5 रुपए कमा रहा है, तो 5 रुपए कमाने वाला व्यक्ति भी 1 रुपए का टैक्स दे, और 100 रुपए कमाने वाला व्यक्ति भी उतने का ही उतना परसेंटेज मुझे टैक्स दे। तो अच्छा सिस्टम उसको कहते हैं जिसमें बेस लाइन ज्यादा हो। बेस लाइन क्योंकि बूंद बूंद करके जिस तरह से घड़ा भरता है, उसी तरह से थोड़ा थोड़ा पैसा अगर हर व्यक्ति देने लगे तो सरकार के पास रेवेन्यू जनरेशन अच्छा आएगा, पर वो आइडियलिस्टिक मॉडल रहता है। अभी जो मॉडल वो है कि जो जितना ज्यादा कमा रहा है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन उसी को कहते हैं, जिसमें जो जितना कमा रहा होता है हम उससे उतना पैसा, परसेंटेज ऑफ अमाउंट टैक्स में लेते हैं। Okay, now let's come to goods and simple tax or goods and services tax. तो one tax, one nation, तो ये वाली अब पॉलिसी आ गई थी कि भाई जब हम इतने सारे टैक्स दे रहे हैं, वैट में भी ऐसा रहता है कि मॉड वेट हो गया, सेंड वेट हो गया, सेंट्रल एक्साइज वैल्यू एडेड टैक्स को सेंड वेट कह दिया, मॉड वेट उससे पहले आया था। तो इस तरह की फिर बहुत सारी चीजें आ गई कि यार अभी भी तो इतने सारे टैक्स हैं, तो इससे मच बेटर है कि हम एक, क्योंकि हम देश भी एक ही है, तो एक ही टैक्स स्ट्रक्चर फॉलो करें। अब अगर आप जैसे देखेंगे तो हमारे जो पूरे भारत देश में अब कोई ऐसा तो वो रह नहीं गया कि अगर आप मध्य प्रदेश में रह रहे हैं तो आप जो भी उत्पादन कर रहे हैं या जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, तो सिर्फ आपका इंटरेक्शन या जो ट्रांजेक्शन है
आपका मध्य प्रदेश में ही रहे, आप जरूर कोशिश करेंगे कि आपका ट्रांजैक्शन बाकी स्टेट से भी हो, और आप और भी ज्यादा कोशिश करेंगे कि आपका जो उत्पाद है वो एक्सपोर्ट भी हो। तो अब ये सारी चीजों को टैकल करने के लिए एक जीएसटी एक सोल्यूशन भी दिखा कि हम किस तरह से इस तरह का वो टैक्स स्ट्रक्चर बनाए कि हम बिजनेस ज्यादा कर रहे हो और टैक्स की झंझटों से बचे, यानी इसको सिंपल बनाए। यानी इसका पेमेंट ऐसा नहीं है कि टैक्स के आने से मतलब एकदम आपको फॉर्म्स वगैरह, जैसे सब लोग ऐसे अपोज जब करते हैं तो बोलते हैं कि हमें हर 3 महीने में लगभग मतलब हर महीने में लगभग 3 बार आपको इसके इनवॉइस भर के, और एक वेबसाइट है इसकी जीएसटी करके, तो उस पे आपको अपडेट करना पड़ता है सारे अपने बिल्स वगैरह कि आपने कितने थे। तो इसमें भी है, लेकिन इसमें आसानी ये है कि पहले आप लोग ये डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जाते थे, अब जीएसटी के आने से हमें सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ता है और एक प्लेटफॉर्म पे हमें पेमेंट करना पड़ता है, तो वो एक आसानी है रिटर्न्स फाइल करने के लिए। Okay, then implementation of GST, one of the major indirect reforms in India was put in. तो आपका ये finally सब जगह से पास होके और सबकी कंसेंट मिलके आई थिंक ओके सबकी कंसेंट मिलके 1 जुलाई 2017 में ये जीएसटी लागू हो गया। तो अब ये मैन्युफैक्चरिंग पे भी जो लग रहा था वैसा ही कुछ ट्रेडिंग पे भी लग रहा था, वैसे ही कुछ सर्विसेज में लग रहा था। ओके अब इसमें आप आ जाइए, ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 366 का सब क्लॉज 12A विच सेज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को डिफाइन करा है इसने कहा है एनी टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ एक्सेप्ट टैक्सेस ऑन द सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो आपको मतलब ऐसे आश्चर्य तो नहीं होना चाहिए, सबको पता ही है, अभी लॉकडाउन में भी हमने देखा कि जैसे ही आपने देखा होगा अल्कोहल इज अ स्टेट सब्जेक्ट, जो उसका रेवेन्यू जो जनरेट होता है अल्कोहल पे, तो आपने देखा होगा कि इसका भी बहुत वो आया था न्यूज वगैरह में, लॉकडाउन चल रहा है तो ऑन ऑफ अ सडन आपके अल्कोहल शॉप्स को ओपन कर दिया था क्योंकि सरकार के पास रेवेन्यू जनरेशन कम हो रहा था। तो इसको स्टेट और सेंटर के बीच में जब थोड़ा सा नहीं चली थी इस चीज को लेके कि अगर आप देखें तो एक्साइज ड्यूटी सबसे ज्यादा मतलब भारी मात्रा में स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू जनरेशन का एक मीडियम है। यानी अगर अपन देखें कि सबसे ज्यादा रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट कहाँ से अर्न करती है तो वो एक्साइज ड्यूटी से करती है। तो एक्साइज ड्यूटी का एक फॉर्म आपका अल्कोहल भी है, तो उससे भी रेवेन्यू जनरेशन बहुत ज्यादा होता है। और इसको आपको जान के आश्चर्य होगा वैसे कि 30% लगभग, हम 24 से 30% अल्कोहल पे हमेशा वैट लगता ही लगता है, और इसका जितना भी रेवेन्यू जनरेशन होता है वो आपकी स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। और क्योंकि आप लॉ के स्टूडेंट हैं तो आपको इसमें तो बिल्कुल स्पेसिफिक रहना पड़ेगा। तो जीएसटी का जो डेफिनेशन है वो आपकी यही जीएसटी की डेफिनेशन आपके कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल नंबर 366 पे दी हुई है। और मैं आपको बता चुकी हूँ जो आपका 4th पॉइंट है, इट ओवरकम्स ड्रॉबैक प्रेजेंट सिस्टम में जो थे। और इसमें क्या है, विल इंक्लूड मेनी स्टेट, इसमें सब मेनी क्या ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स विल कम इनटू कंसीडरेशन। जीएसटी में शुरू में जम्मू एंड कश्मीर ने नहीं माना था क्योंकि इसमें विधानसभा में भी पास होना चाहिए। मैंने आपको बताया कि बिल को एक्ट में बनने के लिए और इस तरह के टैक्सेशन बिल्स को पास होने के लिए पूरी स्टेजेस को कवर करना पड़ता है। और इसमें अगर आपको वो ध्यान होगा कि उस टाइम पे जयललिता उन्होंने बोल दिया था कि मेरे रहते रहते मैं ये टैक्स को पास नहीं होने दूंगी, और मतलब कोइंसिडेंटली मतलब ऐसा वो हुआ था कि वो उसके बाद फिर वो मतलब नहीं रही थी और फिर ये टैक्स ऑलरेडी उधर पे भी पास हो गया था। ओके, देन कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, ये कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं जीएसटी से रिलेटेड, आई होप आपको हेल्पफुल रहेंगे। तो इसमें जो मैं ऊपरी तौर पे बता देती हूँ, वैसे आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, और अगर आपको वैसे भी चाहिए तो आई कैन इवन सेंड माय पीपीटीज ईमेल पे, तो आप लोग उससे भी ले सकते हैं। तो इसमें जो मुझे बताने वाली चीज लगी हुई है आर्टिकल 265। तो ये मैंने आपको जो समझाया कि टैक्स तभी लग सकता है जब ये लॉ के थ्रू ही लग सकता है, और एक्ट में जब कन्वर्ट होगा
तब ये इम्प्लीमेंट हो सकता है। तो मोस्टली जो आपका पार्ट 12 है ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन, उसका आर्टिकल 264 से लेके 300A तक, ये पूरे आर्टिकल्स आपको मैक्सिमम चीजें जीएसटी और स्टेट और सेंटर के किस तरह के फाइनेंशियल रिलेशंस होने चाहिए, यानी अगर कोई भी आपका कर आप देते हैं तो या तो वो सेंटर के पास जाएगा या स्टेट के पास जाएगा या लोकल बॉडीज के पास जो थोड़े बहुत रहते हैं उस तरह से जाएगा। तो मेन रहता है सेंटर और स्टेट। तो जब सेंटर के पास गया तो वो किस तरह से विभाजन करेगा जो उनके पास रेवेन्यू आया है, स्टेट को किस तरह से बांटेगा। यानी अगर आप सोचें कि मैंने मध्य प्रदेश में कोई चीज उत्पादन किया, उसको मैंने बेचा राजस्थान में जाके, तो अब आप इसका आगे जाके पढ़ेंगे तो ये पूरा टैक्स कलेक्ट होके सीजीएसटी के थ्रू सपोज सेंटर के पास पहुंचा, फिर सेंटर उनका वो है जीएसटी काउंसिल है, उनसे कंसल्ट करके कितना प्रतिशत मुझे देना, यानी मध्य प्रदेश में देना चाहिए और कितना प्रतिशत राजस्थान में देना चाहिए, ये सेंटर के ऊपर बड़ा क्वेश्चन रहता है। तो जो भी अमाउंट आता है, अगर आप देखेंगे तो जो स्टेट गवर्नमेंट रहता है वो हमेशा बहुत परेशान रहते हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं रहते। आपने मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब मैंने तो उन्हीं को सुना है, केजरीवाल को मोस्ट ऑफ द टाइम वो कहेंगे कि सेंटर हमें पैसे ही नहीं दे रहा। तो ये सब बातें क्या है, सेंटर इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट पोजीशन रखता है क्योंकि इतना सारा रेवेन्यू जब सेंटर के पास जा रहा है तो स्टेट चलाने के लिए जो स्टेट के मिनिस्टर्स हैं वो हमेशा वो करते हैं कि हमारे पास जितना ज्यादा हो सके कर आए, जिससे हम स्टेट को और वेलफेयर स्टेट में कन्वर्ट कर सके। तो इसलिए वो हमेशा आरोप लगाता है सेंटर ने हमें पैसे नहीं दिया, हमारे पास तो पैसे नहीं है। तो उसका रीजन ही ये है कि मतलब ये का डिवीजन किस तरह से होना चाहिए। आप लोग जैसे क्लास में पढ़ते होंगे और अगर कल्पना मैम सोचें कि एक कोई बच्चे को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दें या ज्यादा मार्क्स दे दें और एक बच्चे को कम इंपॉर्टेंस दें और कम मार्क्स दें, तो आप लोग कैसे ऑब्जेक्ट करते हो कि आप वो तो आया नहीं था उस दिन और आपने उसको इतने मार्क्स दे दिए और मैं डेली आती हूँ और मेरे को मार्क्स नहीं मिलते। तो इसी तरह से स्टेट्स भी आपस में झगड़े करती हैं जब उन्हें पैसे नहीं मिलते सेंटर से, कि आपने गुजरात के वेलफेयर के लिए उनको इतना रेवेन्यू क्यों दे दिया और हमें क्यों नहीं दिया। तो इस तरह से मोबिलाइजेशन ऑफ फंड्स के लिए हमेशा स्टेट्स का एक पॉइंट रहता है, बातचीत करने का एक इशू रहता है अहमद से। फिर अब आर्टिकल नेक्स्ट है आपका 366। इसमें क्या हुआ था उस टाइम पे, जब ऐसा वो हुआ था कि हम सर्विस टैक्स को इंट्रोड्यूस करेंगे, तो सर्विस टैक्स लोग ऐसे करने लगे कि हम तो सर्विस कर ही नहीं रहे, आप कैसे वो डिटरमाइन करोगे कि ये सर्विस ही है। तो जब तक पहले तो आपको स्पेसिफाई आइडेंटिफाई तो करना पड़ता है कि ये चीज सर्विस है। जैसे सपोज टीचिंग है, तो टीचिंग में किसी और चीज में आपने अपने उसमें लिखा एक्ट में कि टीचिंग को प्रोफेशनल टैक्स देना पड़ेगा। अगर कोई टीचर है तो उसको प्रोफेशनल टैक्स देना पड़ेगा। मैं कहूँ मैं टीचर नहीं हूँ, मैं और गार्जियन है नहीं जो गाइड करता हो, काम मैं वही कर रही हूँ, मैं पढ़ाने का कर रही हूँ, लेकिन मैंने नाम चेंज कर दिया। तो आप लोग तो लॉ के स्टूडेंट है, जरा जरा से नाम चेंज करने पे तो पूरी डिबेट्स हो जाती हैं, वो केस ही उन्हीं चीजों के लगते हैं। तो ये वाला इंस्टेंस बहुत ज्यादा होने लगा कि मतलब सरकार लिख के दे कि ये है ये है ये सर्विसेज है, इस पे सर्विस टैक्स लगेगा, लोग उन सर्विसेज का पैटर्न ही नाम ही चेंज कर ले और कहेंगे हम तो टैक्स ब्रैकेट में आते ही नहीं है। तो सरकार ने इसका एक सोल्यूशन आर्टिकल 366 के तहत रखा, जिसमें उन्होंने ये स्पेसिफाई करा कि सर्विस इज एवरीथिंग दैट इज नॉट अ गुड। यानी अगर आप वस्तु नहीं है तो आप सर्विस है, और अगर आप सर्विस नहीं है तो आप वस्तु है। मतलब दोनों ही तरीके से लागू होती हैं दोनों चीजें। तो इस वजह से फिर ऐसा वो हो गया कि या तो आप वस्तु हैं तो वस्तु में भी आपको कर देना ही है, और सर्विस है तो सर्विस में भी कर देना है। तो इस तरह से डिफाइन किया था। फिर मतलब पीपल आर वेरी इंटेलिजेंट इन दैट वे। आप उनको आप सोचते हैं कि हम लूप होल्स निकाल के और रूल्स तोड़े, वो एक्स्ट्रा कुछ इस तरह की चीजें बना देते हैं कि हम फिर फंस जाते हैं। अगेन आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 101 of September 2016 made in this regard, inserted a definition of GST in Article 366 of the Constitution by inserting a subclause of 12A. So आपका 12A ने इस तरह से अल्कोहलिक लिकर को छोड़ के गुड्स एंड सर्विसेज को इस तरह से डिफाइन किया था। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, अब फीचर्स ऑफ जीएसटी। जीएसटी में एक तो जैसे आपने वो आपको ध्यान होगा कि शुरू में जब कैस्केडिंग इफेक्ट हम पढ़ रहे थे तो हमने कहा था वो मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड टैक्स ही वो करते हैं।
इसमें हम डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम लेते हैं। जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी जहाँ पे उत्पादन हो रहा है वहां पे हम एकदम टैक्स कलेक्ट ना करके जहाँ पे बेचा जा रहा है वहां पे कलेक्शन ऑफ टैक्स जाएगा। मतलब तो इसमें अगर आपको ध्यान होगा उस टाइम न्यूज़पेपर्स में आता था कि गुजरात, तमिलनाडु और इफ आई रिमेम्बर पंजाब, 3 ऐसी स्टेट्स थी जिन्होंने इसका अपोज किया था डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का। डेस्टिनेशन यानी कहाँ हमें पहुंचना है, लास्ट में डेस्टिनेशन मतलब होता है। तो अब उनने इस तरह से अपोज किया था कि भाई प्रोड्यूस तो हम करें, जैसे आपने सुना भी होगा कि गुजरात में प्रोडक्शन अच्छा होता है, तमिलनाडु में भी अच्छा होता है, पंजाब में भी अच्छा होता है, तो प्रोडक्शन तो ये कर रहे हैं। अब ये मान लीजिए गुजरात वाले मध्य प्रदेश में आके कोई चीज सेल करें, तो मध्य प्रदेश वाली सरकार जो उस पर कर लगाएगी वो मध्य प्रदेश सरकार के पास जाएगा, तो गुजरात सरकार के पास क्या जाएगा। तो इस तरह का फिर कंफ्यूजन हुआ कि ये तो गलत है, लेकिन मतलब फिर सब लोग माने ही और इंट्रोड्यूस हुआ ही। तो फाइनली फिर ये डिसाइड किया गया कि जहाँ बेचा जाएगा, और इनकेस जैसे होता है, जैसे कई कई आप टिपिकल केसेस जब इसके रीड करेंगे जीएसटी से रिलेटेड, तो यू विल फाइंड कि मतलब ऐसे बहुत सारी चीजें थी। जब इंटर स्टेट की बात आती है ना, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, तो किस तरह से बहुत सारे डिस्प्यूट्स होते हैं, तो फिर सरकार ने डिस्प्यूट रिड्रेसल सिस्टम भी बना दिया उसका। तो वो केसेस फिर उस पर जाते हैं कि वो फिर डिसाइड करते हैं कि सेंटर को किस स्टेट को कितना पैसा देना चाहिए और टैक्स डिवीजन किस तरह से होना चाहिए, फिर वो उनके पास जाते हैं। तो वो टिपिकल केसेस में आते हैं इन जनरल। लेकिन जो अच्छा सब पे जो इम्प्लाई होता था वो था डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम, तो वो हमने इंट्रोड्यूस कर दिया। नेक्स्ट इज जो कंजम्पशन बेस्ड, जितना जैसे फाइनल जो कंजम्पशन है, डेस्टिनेशन और कंजम्पशन एक ही बात है, जैसे ही आपने कंज्यूम करा उस पर आप टैक्स देंगे। देन कंप्लायंस रेटिंग, एवरीबडी, क्योंकि अब ये चीजें ट्रैक हो रही हैं कि कौन कब दे रहा है और हम वैल्यू एडिशन पे वो कर रहे हैं, तो वो कंप्लायंस बढ़ाता जा रहा है। Next is your rare example of state and central government cooperation. ये एक थोड़ा सा था कि स्टेट और सेंट्रल का मतलब मिलके एक हम यूनिफाइड टैक्सेशन सिस्टम क्योंकि लॉन्च कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू हेल्प दी होल ट्री, क्योंकि ये यूनिफॉर्मिटी के तौर पे भी। और ये ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि मतलब एक आप देश में रह रहे हो लेकिन आपको ऐसा महसूस हो कि क्योंकि आप अलग राज्य में हो तो आप मल्टीपल देश में रह रहे हो। राज्य इज अ सब पार्ट ऑफ अ कंट्री, तो एक राज्य और सब राज्य मिलके ही देश बना है। तो वैसा हमें ऐसा नहीं महसूस होना चाहिए कि हम अलग अलग देश में रह रहे हैं। तो एक जीएसटी सिस्टम लागू करने का एक बहुत अच्छी चीज इसमें ये भी हुई कि हम एकता में आ गए, यूनिफॉर्मिटी आ गई। देन जीएसटी काउंसिल, ये न्यू पावर सेंटर है, तो इसका मैंने इंट्रोड्यूस करा है स्लाइड्स में, आप आगे पढ़ेंगे। और डिसीजंस यूनानिमस, नेवर वोटिंग, ये नहीं। और एंड ऑफ इंस्पेक्टर राज, वो जैसे ऑक्ट्रॉय को लेके और बाकी सारी की किसी ने भी कभी भी हम पे कर लगा दिया, तो एक तरह का एक वो था ना कि कोई हमें अथॉरिटेटिवली ओवर पावर करे, तो वो उस चीज का वो ऐसा माना गया कि जीएसटी को इंट्रोड्यूस करने से जीएसटी में ऐसे फीचर्स हैं जो इन सारी चीजों से हमें बचाएगा। देन द बेनिफिट्स मैं आपको यही सब बता चुकी हूँ, आई मस्ट स्किप आई सपोज। इसमें आप एक बार रीड कर लीजिए, इफ इन केस यू फील लाइक कि कुछ इसमें एक्सप्लेन करना है तो मैं करूँ, अदरवाइज आई शुड स्किप। मेरे ख्याल से मैंने आपको समझा दिया है सब। बढ़ूं आगे? ओके, आई मूव फॉरवर्ड ना। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट आप लोग आ जाओ। इसमें दो कॉन्सेप्ट्स हैं आपके, एक हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और दूसरा है आपका सर्विस अकाउंटिंग कोड्स। तो अब जैसे हम बात कर रहे थे कि गुड्स एंड सर्विसेज को लेके, अब गुड्स भी प्रोडक्शन भी हो रहा है और साथ में सर्विसेज का भी मतलब ट्रांजेक्शन और सारी चीजें हो रही हैं, सेवा चीजें भी बढ़ रही हैं। तो अब इसमें सरकार ने दो नंबर मतलब दो तरह के कोडिफिकेशन किए हैं। अब जैसे ये वाला नंबर है जो हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, तो आप कोई भी गुड है तो हो सकता है गुड आज आपको यहाँ पे जो चीज फॉर इंस्टेंस जैसे काजू है, काजू आपका यहाँ पे कोई ऐसा कहे कि इंडिया में काजू को काजू बोलते हैं और आप वही चीज अमेरिका में बेचने निकले वो काजू को सपोज कुछ और बोलते हैं, तो आप
तो सेल करने निकले तो आप तो कंफ्यूज हो जाओगे कि अब मेरे को इस पे कितना रेवेन्यू मिलेगा, कितना प्राइस है। तो मतलब जो एक बेचने वाला व्यक्ति है या जो बिजनेस करने वाला व्यक्ति है जो सेल कर रहा है प्रोडक्ट को, उसके लिए उसकी कंफ्यूजन्स को कम करने के लिए हमने चीजों को, नाम को और प्लेसेस को हमने नंबर्स में कन्वर्ट किया। तो नंबर्स में जो जीएसटी में कन्वर्ट हुआ है, तो कोई भी आप प्रोडक्ट अगर आप कोई भी आप खरीदें तो जो आपका बिल बनेगा उसमें अब आप ध्यान से देखा करें तो वो किस किस नाम से बन रहा है। तो अगर प्रोडक्ट होगा तो वो HSC लिखा रहेगा और उसमें आपका परसेंटेज लिखा रहेगा कि कितना टैक्स लगा, और सर्विस है तो आपका SAC करके लिखा रहेगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें कि कौन से नंबर का क्या मतलब होता है, वो आपके आपके रीडिंग के लिए। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो अब जीएसटी ने सब्स्यूम, मैम स्क्रीनशॉट शो नहीं हो रहा है। अच्छा किसी को भी काफी देर से नहीं हो रहा है। ओ इज इट मैम? हो रहा है तो हाँ, क्योंकि मैम मेरे सेकंड नाम से हो रहा है, सेकंड नाम से हो रहा है, अच्छा सेकंड पार्ट है। आई डोंट नो सबको हो रहा है क्या? जैसे अभी मेरे इसमें क्योंकि शो हो रहा है कि शेयरिंग चल रहा है। यस मैम हो रहा है, शो हो रहा है। हो रहा है, ठीक है। Yes, ma'am. Yes, तो ma'am, नहीं हो हो रहा रहा है है। ना, थोड़ा सा कोरिलेट कर लें किस तरह से वो है, एक बार चेक कर लें या बंद करके फिर से आ जाए उस पे, लीव करके ज्वाइन कर जाए तो हो सकता है उसमें टेक्निकल इशू आ रहा हो। तो मूविंग फॉरवर्ड ना, इतना हो गया। अब हाँ, ओके, मूविंग फॉरवर्ड। तो अब इसमें सब्स्यूम ऑफ टैक्सेस अंडर जीएसटी। तो जीएसटी में ये सारे जो वैट है, एक्साइज है, परचेज टैक्स है, सर्विस टैक्स है, सेंट्रल सेल्स टैक्स है, लग्जरी टैक्स। अब आप ये मान के चलिए कि कोई भी चीज अगर आपके पास है तो उसके नाम का आप टैक्स बना लीजिए। एंट्री टैक्स यानी अगर आप, जैसे आपने वो सुना होगा कि कोई भी ट्रक वगैरह कहीं से भी जा रहे हैं तो उनको एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहे हैं तो फौरन रोक लिया जाता है, फिर एक नंबर ऑफ आवर्स में ही अलाउ किया जाता है, अदरवाइज उन पे टैक्स लगता है। तो मतलब आप बहुत सारी इसमें दिक्कतें हैं। मतलब जैसे अपन ऐसे, अपन तो अभी वो है स्टूडेंट है, पर व्हेन यू स्टार्ट अर्निंग और जब हम घूमना वगैरह स्टार्ट करते हैं और बिजनेस में आते हैं तो फिर हम देखते हैं, तभी तो आपने सुना होगा कि पहले ऐसा माहौल था कि इंडिया में कोई अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं करना चाहता क्योंकि बहुत लंबे प्रोसीजर्स हैं, टैक्स। ऐसा नहीं है टैक्स लोग देना नहीं चाहते, लेकिन जब टैक्स सिस्टम आपका बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहता है तो इंसान परेशान हो जाता है। क्योंकि भाई अगर आप सरकार से डील करेंगे तो आप मेरे पास अगर आएंगे और आप कोई टैक्स भरने आएंगे तो मैं आपके पूरे पेपर्स चेक कर रही होंगी, तो आप लोग इरिटेट हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मैं टैक्स नहीं लेना चाह रही या सरकार टैक्स नहीं लेना चाह रही, ऐसा नहीं है आप टैक्स देना नहीं चाह रहे, लेकिन ये जो पूरा प्रोसीजर है ये आपको इतना कॉम्प्लेक्स लगता है कि आपको लगता है कितना झंझट है। और बिजनेस में क्या होता है कि जैसे कभी भी हम कोई भी बिजनेस वगैरह करते हैं तो उसमें टाइमिंग बहुत मायने रखती है। अगर आपने नाना पालकीवाला का नाम सुना होगा, ही इज वन ऑफ दी, वो लॉयर भी हैं, रहे हैं और साथ में इकोनॉमिस्ट भी थे। उनका मतलब इतना नाम चलता था कि पहले बजट सेशन आपका लोकसभा में होता था, फिर लोग उन्हें सुनने अलग से सेमिनार हॉल वगैरह में आया करते थे, इवन बड़े बड़े ग्राउंड्स बुक हुआ करते थे उस टाइम पे। तो उनने भी अपनी किताब में ये चीज मेंशन करी है कि आपको ऐसे लगता है जैसे जो हम टाइम लैप्स जो होता है, जैसे अगर मेरे को कोई भी मेरा प्रोजेक्ट है, अगर वो 50,000 का प्रोजेक्ट है, तो अगर वो मेरा जो सोच है, बिजनेस तो हमेशा प्रॉब्लम से आती है, कोई प्रॉब्लम होगा तो इंसान एक इनिशिएटिव लेता है और बिजनेस लॉन्च करता है। तो अगर मैंने वो 50,000 के जो मेरा विजन है, अगर वो मेरे टाइम फ्रेम के हिसाब से नहीं हुआ तो वो डबल लॉस की तरफ जाता है। यानी आपका 50,000 तो लॉस हुआ ही हुआ, उसको मेंटेनेंस देने के लिए, उसको टाइम पे प्रोसीड करवाने के लिए आपके ऊपर जो कॉस्ट आया वो आपको बहुत ज्यादा कॉस्ट होता है, मतलब उससे कंपेयर करें जिसमें टाइम में हो जाता है। तो ये एक बड़ी बात उन्होंने उसमें अपने बी द पीपल, उनकी किताब का नाम है, तो उसमें उन्होंने मेंशन करा है कि इसलिए टाइम फ्रेम बहुत जरूरी होता है। तो टैक्स सिस्टम भी सिस्टम वेयर सरकार भी टैक्स ले रही है और लोग भी देना चाह रहे हैं, पर इट्स मोर इम्पोर्टेंट कि हम कितना सिंपल इस टैक्स सिस्टम को रख सकें कि आप भी दे सकें और सरकार भी ले सके आपसे। तो जीएसटी वाज वन ऑफ द सोल्यूशन फॉर इट, और इसमें ये सारे टैक्स इसमें आ गए थे कि भाई एक जीएसटी तुम पे करो, बाकी सारी चीजें वो है। फिर आगे जाके मैं आपको ये जरूर बताऊंगी कि इसमें भी अभी 4 स्लैब्स हैं। पहले बोला गया कि मतलब नंबर ऑफ स्लैब्स कम रखेंगे, लेकिन फिर मतलब एकदम से अब इतना बड़ा फाइनेंशियल रिफॉर्म
मतलब आपने भारत के इतिहास में, मतलब मेरी जितनी नॉलेज है, सर भी बताएंगे, अनिल सर, निखिल सर, तो नितिन सर, तो कि भारत के इतिहास में ये मेरे ख्याल से सबसे पहला इतना बड़ा फाइनेंशियल रिफॉर्म है। इतना बड़ा तो फाइनेंशियल रिफॉर्म आज तक देखा नहीं गया। फाइनेंशियल इमरजेंसी का तो नहीं वो करते, लेकिन रिफॉर्म ये पहला सबसे बड़ा जीएसटी के ही रूप में आया है। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, ये आपके सारे टैक्स सब्स्यूम नहीं हुए। सब्स्यूम कौन कौन से नहीं हुए? हालांकि अभी लेटेस्ट में एक एडिशन कस्टम ड्यूटी का, पहले मैं मतलब बता देती हूँ। कस्टम ड्यूटी यानी बाहर से कोई भी सामान आता है, मतलब दूसरे देश से, तो उस पे जो भी टैक्स लगता है उसको हम कस्टम ड्यूटी बोलते हैं। अब आपने एक नाम सुना होगा, चाइनीज माल, अभी तो और ज्यादा सुना होगा कोरोना टाइम में। तो वो कहते हैं ना कि चाइनीज का माल खरीदना बंद करो। तो चाइनीज क्या करती है, बल्क में प्रोड्यूस करके और किसी भी ऐसे देश में बेच देती है। और अगर आपने देखा होगा कि जब भी हम बल्क में कोई भी चीज प्रोड्यूस करते हैं तो हमारा कॉस्ट उसमें कम हो जाता है, तो हम कंपेरेटिवली कम अमाउंट में बेच सकते हैं। और उनकी सरकार उनको उस पर सब्सिडी भी देती है, इसलिए भी उनको सब्सिडी, यानी मतलब जैसे अगर मैं कुछ चीज बना रही हूँ 10 रुपए की, और मुझे सरकार कहे कि अरे भूमि तुम तो बनाओ, 5 रुपए का मैं तुमको बेनिफिट दूंगी, सरकार बोले, तो मैं क्या करूंगी, मैं और उत्पादन करूंगी, क्योंकि मेरा तो सिर्फ कॉस्ट 5 रुपए का लग रहा है, 5 रुपए तो सरकार मेरी मदद कर रही है। तो इस तरह का भी उनका कुछ स्ट्रक्चर है, जिस वजह से वो इस तरह का बल्क में प्रोडक्शन भी करते हैं और दूसरी कंट्रीज में बेच भी पाते हैं। तो इसको कहते हैं डंपिंग करना। तो डंपिंग यानी वो बल्क में बना के और डंप फेंक देते हैं दूसरे देश में, और खासकर से इंडिया में, और आपने दिवाली वगैरह पर उनके प्रोडक्ट्स देखे ही होंगे, बल्क में आते हैं। तो इसमें एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगाई जाती है, तो वो अभी नहीं आया है। एक्सपोर्ट ड्यूटी अगेन इसमें सब्स्यूम नहीं हुई है, अंदर नहीं आई है। फिर टोल टैक्स नहीं आया है। टोल टैक्स का भी लेटेस्ट आपको वो पता होगा कि उसमें फास्ट ट्रैक के उसमें स्टिकर्स में कि आप लोगों का टाइम बचे, तो फास्ट ट्रैक के ही आप उसमें जाइए और सीधा स्टिकर है तो वो आपके अकाउंट से डायरेक्ट पैसे कटेंगे। तो वो थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन भी क्या होता है, अब जैसे वो है आपका ट्रांसपोर्टेशन, वो है, तो अगर सरकार सोचे कि एकदम से ही हम ये चीज कर दें, ये चीज कर दें, तो कल के ही दिन सब लोग हड़ताल पे बैठ जाएंगे। और ट्रांसपोर्टेशन अगर हड़ताल पे बैठेगा तो मतलब लगभग पूरा देश एक रुकने पे आ जाएगा, क्योंकि वो वन ऑफ नीड है एक तरह की पूरे देश की। तो इस तरह से मतलब टैक्स इंट्रोड्यूस भी हो जाए और एकदम लोग अपोज भी नहीं करें, ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न रहता है सरकार का। तो ऐसा मतलब नहीं है कि ये सारे टैक्स कभी आएंगे नहीं, आगे जाके जीएसटी में ट्रांसफॉर्म नहीं होंगे, लेकिन एट प्रेजेंट इट्स अ बिट डिफिकल्ट जॉब की। जैसे अब इलेक्ट्रिसिटी है या हम अल्कोहल पे जो रेवेन्यू स्टेट लेती है, हम सोचें कि उसको हम सेंटर के पास भेज दें या जीएसटी में, तो अभी अभी एकदम से सारी चीजें करना पॉसिबल नहीं है। हालांकि सरकार, जो केंद्र सरकार है, उन्हें एक प्रोविजन रखा था राज्य सरकार के लिए। उसमें उन्हें ये कहा था कि अगर आपको कोई भी लॉस होता है, आप जीएसटी में हमें पास करिए जीएसटी बिल को, और अगर आपको कोई भी किसी भी तरह का लॉस होता है तो केंद्र की सरकार आपको कॉम्पनसेशन देने के लिए तैयार थी। तो फिर क्योंकि क्या होता है, कभी भी कोई इतना बड़े लेवल का, आप तो बड़ा लेवल छोड़िए, आप अपने घर पे देखिए कि अगर आपने, आपका एक रूम है और आपने किसी तरह से अपने कपड़े और आपकी बुक्स वगैरह जमाई है, ऑन ऑफ अ सडन आपकी मम्मी, आप 2-3 दिन के लिए गए, आपकी मम्मी आपका पूरा रूम इधर का उधर मतलब चेंज कर दें, बिगाड़े नहीं, चेंज कर दें, बस आपकी बुक्स उठा के किसी और के रूम में रख दें, किसी और के कपड़े और उसका बैग वगैरह उठा के आपके, तो आप लोग कितने गुस्से में हो जाते हैं कि ये आपने मेरे से बिना पूछे क्यों किया। सिमिलर इज द केस विद द इंडियन गवर्नमेंट और कंट्री में भी यही केस आता है कि इतना बड़ा टैक्स रिफॉर्म आप एकदम से ला रहे हैं। तो जब भी कोई परिवर्तन आता है तो सबसे पहले इंसान अपोज करता है, विद इन ईयर और विद इन अ मंथ, कुछ 6-7 महीने में फिर इंसान समझता है। जैसे हमने, जैसे ये जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था, सब लोगों ने अपोज किया था कि ये कितना गलत टैक्स है, हम लोगों के ऊपर गलत हो रहा है, ये सब बातें हुई थी। बट देन धीरे धीरे, अगर अब आप बिजनेस क्लास से पूछेंगे या जो शॉपकीपर्स हैं उनसे पूछेंगे या जो जीएसटी भर रहे हैं उनसे पूछेंगे, दे विल फाइंड इट बिट सिंपलर।
कि हाँ नहीं ठीक है एक ही वेबसाइट पे जाना है, वो जीएसटी आई टेल यू द वेबसाइट, मेरे को एकदम ध्यान नहीं आ रहा। तो एक वो वेबसाइट पे जाना है, उस पे फिल करना है, ओके हम पहले भी थे 36 पहले भी फॉर्म्स भरते थे, अभी भी भर रहे हैं, लेकिन एक ही विंडो पे भर रहे हैं। तो धीरे धीरे इंसान एडजस्ट होता है फिर चेंजेस पे। तो मे बी ये भी हम फिर आगे फ्यूचर में देखेंगे इनका क्या होता है, पर फॉर अभी के लिए जीएसटी में ये सब्स्यूम नहीं हुआ है। जो 3 प्रोडक्ट्स हैं, अल्कोहल, इलेक्ट्रिसिटी और पेट्रोलियम, ये नॉर्मली अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आर गोइंग टू कैरी दिस क्वेश्चन कि आपका ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो जीएसटी में कवर नहीं हुआ है। ये सारे दुनिया के सारे अपने मतलब देश के सारे मेन एग्जाम्स में ये पूछा जाता है, ये वाला क्वेश्चन। So I just thought to put it in a different slide. फिर आ जाते हैं नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट है। I hope मेरे पास टाइम बचा है because I could not see the screen. Okay, it's already 2:13. Ma'am, I hope I do I have a time? कैसा? अरे इट्स ओके मम्मी मैम, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा बोल रहे हो आप, प्लीज कंटिन्यू। I just मतलब इसमें क्या स्क्रीन मैं खुद को नहीं देख पाती, तो मैं बस स्लाइड्स ही देख रही थी तो ओके नो इशू, आप तो बहुत अच्छा बोल रहे हो, बहुत अच्छा। ठीक कंटिन्यू प्लीज कंटिन्यू। तो हम फिर आगे इसमें आगे बढ़ते हैं। आई बी बिट फास्टर क्योंकि सबके अपने टाइम रहते हैं, नितिन सर को भी जाना होगा, कुछ भी उनका भी बिजी शेड्यूल है। तो अब इसमें क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ जीएसटी में हम आ जाते हैं। तो जीएसटी के आप मेनली 3 कंपोनेंट्स हैं, वैसे 4 हैं लेकिन मैं आपको बताऊंगी मैं 3 मैंने इसमें क्यों मेंशन करा है। जस्ट अ सेकंड, इसको ओके हाँ। तो जैसे अब इसमें कंपोनेंट ऑफ जीएसटी, तो आपका सीजीएसटी, इसका सबसे पहले तो आपको नाम पता होना चाहिए। वन मतलब जैसे ही आप कोई भी हम नई चीज जब पढ़ते हैं तो उसका अगर हमें नाम पता है तो फिर उसका अंदर का कॉन्सेप्ट फिर हमें जल्दी समझ में आता है। तो सीजीएसटी इज योर सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। एसजीएसटी यानी एस से आप स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और आई मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब ये 4 इसलिए होते हैं। चौथा होता है आपका यूटीजीएसटी। आपको पता है आपके देश में स्टेट है, सेंटर है, और आपको पता है यूनियन टेरिटरी है। तो मैंने इसमें इसलिए मेंशन नहीं करा है कि जो यूटी वाला जो टैक्स है, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, उसका जो जितना भी रेवेन्यू कलेक्शन होता है वो पूरा स्टेट के पास, वो सेंटर के पास जाता है, इसलिए मैंने इसमें मेंशन नहीं करा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एक यूटी जीएसटी भी होता है। तो अब आ जाते हैं हम सीजीएसटी पे। तो इसमें क्या है, सीजीएसटी स्टैंड्स फॉर सेंट्रल जीएसटी। दिस इज एप्लीकेबल ऑन सप्लाईज विद इन द स्टेट। टैक्स कलेक्टेड विल बी शेयर टू द सेंटर। जैसे मैंने बताया सेंटर, सी से नाम यानी सेंटर के पास टैक्स जाएगा इसका। और एसजीएसटी यानी इसका जो भी टैक्स कलेक्शन होगा वो स्टेट के पास जाएगा, बिल्कुल नाम से ही वो होता है। अब आईजीएसटी इज अ मेजर कंसर्न, क्योंकि आईजीएसटी में सबसे ज्यादा इश्यूज आईजीएसटी को लेके हैं। सीजीएसटी और एसजीएसटी में क्या है कि जैसे मध्य प्रदेश का अपन ने कोई उत्पादन करा और मध्य प्रदेश का ही व्यक्ति खरीद रहा है, तो एक ही स्टेट के उसमें मामला सुलझ जाता है कि किसके पास पैसा जाएगा, जो हमने कर दिया है वो किसके पास जाएगा, सब क्लियर हो जाता है। पर जब आईजीएसटी की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, इंटर स्टेट की बात करते हैं हम। यानी मैं मध्य प्रदेश और राजस्थान की बात कर रही हूँ, यानी उसकी मध्य प्रदेश की सरकार अलग है, राजस्थान की सरकार अलग है। और अब जब मैं ट्रेड कर रही हूँ मध्य प्रदेश में होकर राजस्थान के साथ, तो जो मैं प्रोडक्ट बेच रही हूँ वो किसकी सरकार के पास कर जाएगा मेरा। तो ये बहुत बड़ा इशू था, तो इसलिए ये अलग से वो है। अब मूविंग फॉरवर्ड, जैसे ये यूटी जीएसटी मैंने वो कर दिया। अच्छा, जो विद इन ट्रेड, जो एक जैसे मध्य प्रदेश में अपन कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं या कोई भी हम माल की बिक्री या लेना करते हैं, तो उसको हम कहते हैं इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट यानी विद इन, अंदर ही अंदर। और जब हम 2 स्टेट्स के बारे में कोई ट्रांजेक्शन शो करते हैं या टैक्स कलेक्शन शो करते हैं तो उसको कहते हैं इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। तो जैसे हमने पढ़ा था इंट्रा स्टेट में आपका है एसजीएसटी, और ये पूरा आप
स्लाइड्स वो कर लीजिएगा, इसमें मतलब रीडेबल है, आप जैसे ही रीड करेंगे। अब मैं ये बस समझाने वाला है, इसमें टाइम लूंगी, बाकी फिर मैं वो चलिए बैक कर दूंगी, आप लोग स्लाइड्स की स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या मैं पीपीटी शेयर कर दूंगी, डोंट वरी, मतलब मैं मैम के साथ पीपीटी शेयर कर दूंगी, आप मैम से ले लीजिएगा। तो ये आप बस समझ लीजिए, क्योंकि ये वाला कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ भी है और सबको समझ में नहीं आता। तो ये देखिए, जैसे इंट्रा स्टेट में बता रही हूँ कि जैसे आप सोचिए कि आपकी एक किराने की दुकान है और दूसरा व्यक्ति है और तीसरा व्यक्ति है। सबसे पहले आपने रॉ मटेरियल खरीदे, आपने सामान खरीदा 100 रुपए में। अब आप कितना पे सेंटर को करेंगे और कितना पे स्टेट को करेंगे। तो इसमें सरकार ने ऐसा प्रावधान रखा है जीएसटी में कि आपको सेंटर और स्टेट को आप इक्वल परसेंटेज में आपको पे करना पड़ेगा। तो मान लीजिए आपने इसका 100 रुपए का 10% आपको पे करना है, 10% पे करना है, यानी 10% आपको पे करना है सेंटर को और 10% आपको पे करना है स्टेट को। तो ये 10 रुपए आपने इधर पे किए, 10 रुपए आपने एसजीएसटी में पे किए। इसको अभी मत सोचिए कुछ भी, 40 रुपीज का कुछ भी नहीं, ठीक। तो ये मिलके हो गया 120 रुपीज, 120 रुपीज हो गया। तो जो आपका इनवॉइस यानी जो आपका बिल है, ए का जो बिल रहेगा वो 120 रुपीज का बनेगा। तो जिस तो वन वन तो 120 रुपीज का आपका इनवॉइस ए का बनेगा। अब इसमें ए ने जो रॉ मटेरियल खरीदा, इसका 40 रुपए में उसने कुछ वैल्यू एडिशन किया। तो 40 रुपए का जो उसने वैल्यू एडिशन किया, तो उसका टोटल कितना अमाउंट, जितना भी अमाउंट हुआ 40 रुपए का उसने कुछ उसमें एडिशन करे। तो अब बी ने जो इसमें अमाउंट खरीदा है वो हो गया 140। अब इसमें सोचने वाली बात ये है कि आपका जो रॉ मटेरियल है, ए का जो रॉ मटेरियल है वो 100 रुपीज का था। तो अब इसमें जो ए ने ऑलरेडी टैक्स पे कर दिया है वो है 10 सेंटर को दे दिया, 10 उसने स्टेट को दे दिया। और उसने वैल्यू एडेड कितना किया, 8%, सपोज मैंने 40 रुपए का उसमें एडिशन करा। तो अब जो बी के पास जो जाएगा, तो वो हम ऐसे मानेंगे कि 100 रुपए जो बेस प्राइस था, बेस यानी प्रिंसिपल अमाउंट था रॉ मटेरियल का, और 40 रुपए जो मैंने वैल्यू एडिशन करा, तो 140 रुपए हो गया। अब जो बी वाला व्यक्ति है वो 140 रुपए पे 10% टैक्स देगा, सेंटर को भी और स्टेट को भी। समझना आप, इसमें जो पहले वाले हम टैक्स सिस्टम में क्या कर रहे थे कि हम सब टैक्स पे टैक्स दे रहे थे, लेकिन जीएसटी और वैट में हमने क्या इंट्रोड्यूस करा, जितना वैल्यू एडिशन किया है उसमें हमने टैक्स पे किया। तो वैल्यू एडेड में भी हमने किया, तो अब जीएसटी में हम सेंटर और स्टेट को इक्वल टैक्स देंगे, यानी 140 रुपए का 10% आपका 14 रुपए, तो 14 रुपए मैंने सेंटर को दिया और 14 रुपए मैंने स्टेट को दिया। फिर जो बी है उसने वैल्यू एडिशन किया 60 रुपए का, तो उसका इनवॉइस टोटल बन के तो 168 का बन गया, उसका बिल बन गया। लेकिन उसका बिल बन गया। अब उस सी जो है, तो सी के पास अब कितने रुपए हैं, 140 रुपए प्लस 60 रुपए जो वैल्यू एडिशन किया, तो टोटल हो गया उसका 200 रुपए। तो 200 रुपए में से अब 10% इसको भी देना पड़ेगा, तो 10% इसने 20 रुपए इसका हुआ, 20 रुपए इसका हुआ, टोटल उसका 240 रुपए उसने इनवॉइस बनाया, यानी अपना बिल 240 रुपए का बनाया। अब इसमें कमाल की बात ये है, जो मेरे को आपको मेन समझाना था, कि टैक्स एक्चुअल में पे कौन कितना कर रहा है। तो इधर पे अगर आप देखोगे कि टोटल टैक्स बाय बी टू गवर्नमेंट, यानी बी कितना टैक्स पे करेगा। अच्छा, इसमें एक चीज और नोट कर लेना आप, जैसे सेंटर और सेंटर को जब अपन माइनस करते हैं, तो मतलब कंपेयर एक इक्वल लेवल पे करते हैं। जैसे अगर सेंटर ये है सेंट्रल जीएसटी, तो हम इसका सेंट्रल जीएसटी लेंगे। इसका अगर इनपुट क्रेडिट अपन स्टेट जीएसटी का ले रहे हैं, तो इनपुट क्रेडिट अपन इसका भी एस जीएसटी ही लेंगे। तो अब आप बी का बस समझ लो। तो बी का आप ऐसे देखो कि ये आपने बी का अगर आप देखोगे तो ये 10 रुपए इसने सेंटर को दिए थे, 10 रुपए स्टेट को दिए थे, 14 रुपए सेंटर को दिए थे बी ने, 14 रुपए स्टेट को दिए। तो अब इसको जो आपका आउटपुट है यानी 14 है, माइनस आपका इनपुट होता है, ये जीएसटी में ऐसे कैलकुलेट होता है, 14 माइनस आपका 10, तो आपका सेंटर में आपको कितना पे करना पड़ेगा, 4 रुपए आपको गवर्नमेंट को बी को पे करना पड़ेगा। ऐसे ही बी का स्टेट वाला निकाल लो, ये 14 रुपए स्टेट बी ने स्टेट जीएसटी में भरा और ए ने 10 रुपए भरा, तो आउटपुट यानी 14
-10 तो फिर से 4 बचता है, तो बी गवर्नमेंट को कितना देगा, 4 रुपए। सिमिलर इज द केस विद द सी। तो सी जो गवर्नमेंट है उसने टोटल 12 रुपए उसका टोटल बन रहा था, जैसे 20 माइनस 14, 20 माइनस 14 आपका हो गया 6। तो 6 रुपए उसने सेंटर को दिए और 20 माइनस 14 यानी 6 उसने स्टेट को दिए। तो कभी भी हम जो टोटल जितना हमने पे करा है, कोई भी जिस भी लेवल पे टैक्स पे हो रहा है, तो वो उतना टैक्स जितना पे हो रहा है वो इनवॉइस में तो मेंशन करता है, पर वो सरकार को कितना टैक्स देता है ये तो इसमें हमेशा हम आउटपुट माइनस इनपुट कर लेते हैं। यानी कुल मिला के सिंपल लैंग्वेज में अगर आप देखेंगे, इससे आपको और समझ में आ जाएगा। मुझे थोड़ा और टाइम देना था इसको, पर लेट्स लाइक टाइम का बहुत लेट हो गया है। तो इसका आप सिंपल लैंग्वेज में बस इतना समझिए कि जो मेरे से पहले वाला व्यक्ति है उसने अगर टैक्स पे कर दिया है तो उसका टैक्स मैं पे नहीं करूंगी। उसने जो पे कर दिया है उसको मैं अपने टैक्स से माइनस करूंगी और फिर मैं सरकार को पे करूंगी। इसलिए वैट और सक्सेसफुल है भारत देश में और कम हमें पैसा देना पड़ता है। ये आप स्लाइड से देख लीजिएगा, नीचे मैंने नोट में वो डाला है, आपके काम का रहेगा। 269A जो है उसमें इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का मेंशन किया गया है। तो ये आपको लॉ के हैं आप, हाँ ये और देख लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है। जो टैक्स के रेट्स हैं, वैसे तो हमने ऐसे सोचा था कि जैसे हमने बात करी थी कि एक टैक्स है तो एक ही वन नेशन वन टैक्स यानी एक टैक्स होना है। अब ये 4 1 2 3 4 5 स्लैब्स कैसे आ गए, तो ये एक क्वेश्चन आया था। लेकिन मैंने जैसे बताया कि एकदम जब ड्रास्टिक लेवल पे कोई भी चेंजेस करने पड़ते हैं तो एकदम चेंजेस नहीं होते, धीरे धीरे करके। तो अभी 5 स्लैब्स हमने रखे हैं। 5 स्लैब्स को मैं थोड़ा सा आपको आसान उसमें समझा देती हूँ, फिर आपको मिल जाएगा। जैसे 0% हर उस चीज पे टैक्स लग रहा है जिसपे आपको एसेंशियल कमोडिटी मतलब बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, उसके बगैर तो रह ही नहीं सकते। जैसे आप मान लीजिए खुले में जो फूड ग्रेन्स हैं या आपका आटा हो गया, ऐसा नहीं कि बहुत महंगा वाला आटा आपको 0% में मिलेगा, नहीं। जो लेकिन बिल्कुल जैसे वो कहते हैं ना, रोटी अगर खाने वाली चाहिए या जीने के लिए जो एसेंशियल चीज चाहिए, तो उस पर सरकार ने 0% टैक्स रखा है। अभी भी कई चीजों में ये ऐसा वो चलता है कि इसका टैक्स स्लैब कोई भी कमोडिटी का क्या रखें, लेकिन फिर डिस्कशन के बाद निकल के आ जाता है कि क्या रखना चाहिए। तो बहुत जरूरतमंद वाली चीजों पे 0% टैक्स लग रहा है। आप लोग एक आदत बना लें कि आप कभी भी कोई भी प्रोडक्ट खरीदें या कोई भी सामान खरीदें बाजार में जाके, तो उसका टैक्स जरूर देख लें। और या फिर अगर आप कभी भी कोई भी रेस्टोरेंट में या कहीं भी आप जाएं, तो उसमें भी आप उसका जब आप उसका जस्ट सेकेंड, तो आप उसका जब बिल देखें तो बिल देख लें कि आप लोग कितना सर्विसेज में भी कौन सा टैक्स आप पे कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम 5% वाले टैक्स पे। तो 5% में हम बिल्कुल जैसे नेसेसिटी जो होती है ना हमारे काम की चीजें, ये एक मैंने लिस्ट बनाई है। जैसे 5% में आपका आ जाता है एडिबल ऑयल, जैसे ऑयल हो गई, कॉफी हो गई, चाय हो गई। तो ये सब ऐसा नहीं है कि आप चाय नहीं पियेंगे अब आदत पड़ जाए तो अलग बात है, लेकिन ऐसी चीज नहीं है कि अगर आप चाय नहीं पियेंगे तो कुछ हो जाएगा। तो इन सब चीजों पे सरकार ने 5% टैक्स रखा है। फिर 12% पे आ जाते हैं और जरूरत वाली चीजों पे, जैसे कंप्यूटर हो गया कि यार ठीक है मतलब होना चाहिए आजकल के लिए जरूरत, या प्रोसेस फूड हो गया, आज मेरे को मन है कि मैं पाव वगैरह खाऊं, तो उस पर 12% है। क्योंकि जैसे जैसे आपकी तरक्की सरकार को दिखेगी कि हो रही है, वैसे वैसे आप पे टैक्स ज्यादा लगेगा। फिर 18 पे आ जाओ कि सोप हो गई, टूथपेस्ट हो गए, रेफ्रिजरेटर, यानी अगर आप अच्छे हैं तो आपके यहाँ फ्रिज तो होगा ही। ऐसी बात होती है ना, अगर आप अच्छे से रह रहे हो तो स्मार्टफोन, लेकिन हाँ हालांकि आजकल स्मार्टफोन सबके ही पास होते हैं, पर मतलब सरकार क्योंकि मासेस के हिसाब से, जैसे हम जब भी कोई भी इकोनॉमिक पॉलिसी या कोई भी इस तरह की चीजें बनाते हैं, तो हम हमेशा मासेस यानी ज्यादा मेजोरिटी में क्या चीजें चल रही हैं उस चीज को ध्यान में रखते हुए हम चीजों को आगे बढ़ाते हैं। 28% में आप वो वाली चीजें मान लीजिए जो महंगी है। महंगी यानी अगर जैसे कार है, तो अब भाई कार में मतलब लग्जरी गुड्स में ही आ जाता है लगभग, सेमी लग्जरी गुड्स में तो कार हो गई। या फिर सरकार ने इस तरह का प्रोविजन रखा है जीएसटी में कि जैसे टोबैको हो गया, तंबाकू हो गया, ये सब खाना अच्छी बात नहीं है तो उसमें ज्यादा टैक्स रख दिया, अल्कोहल पे रख दिया। ये
अल्कोहल का आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, उसमें चेक करना पड़ेगा। पर सिगरेट्स पे है, एसी पे है, तो एसी अगर आपके पास है तो ऑब्वियसली आप अच्छे ही हो, तभी तो एसी है, तो 28% तो दे ही सकते हो। तो इसलिए सरकार ने या तो हेल्थ इश्यूज हैं तब उनने 28% रखा है, या तो फिर कोई ऐसी चीज है जिसमें ये शो होता है कि आपका सोशल स्टेटस, यानी आप बाकियों के मुकाबले थोड़े अच्छे उसमें हो, समृद्ध हो, तो इसलिए 28 की आप तो पे कर सकते हो। तो सरकार ने ये मंशा जरूर रखी है कि कौन कौन सा टैक्स पे कर सकता है, हम उसी पे लगाएं। तो ये था। ओके, हर्डल्स भी, इसमें भी बहुत सारे हर्डल्स हैं। तो उसमें मतलब इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में वो शुरू में ये सारी चीजें ऑब्वियसली जब चेंजेस होते हैं तो ये सारे इश्यूज आते हैं। जब शुरू में लोग जीएसटी वगैरह फिल करने गए थे तो उनको दिक्कत गई थी, पर फिर ऑन लेटर स्टेजेस सब समझते हैं, फिर धीरे धीरे हम सीखते हैं और हम अपने आप को एडजस्ट करते हैं। तो मूविंग फॉरवर्ड आप लोग ये सब ले लेना, इसलिए ये बहुत स्पेसिफाइड है, मतलब ऐसे आपको पढ़ने पे समझ में आएगा। ये थोड़ा ग्लोबल सिनेरियो दिया हुआ है कि कौन कौन सी कंट्रीज में, 140 कंट्रीज में जीएसटी और वैट लग चुका है, तो ये आप पढ़ के आपको समझ में आएगा। इसका मैं थोड़ा सा रोल बता देती हूँ। जीएसटी काउंसिल का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, जिसके चेयरपर्सन जो होते हैं वो फाइनेंशियल मिनिस्टर रहते हैं इंडिया के, और जो उनके साथ ग्रुप में बैठते हैं वो हर स्टेट के फाइनेंशियल मिनिस्टर्स होते हैं। होता यह है कि कोई भी इशू है या कोई भी आपको रेट्स डिसाइड करना है या कोई भी मतलब सेस लगेगा, सरचार्ज लगेगा, किस पे कितना टैक्स लगेगा, कौन सी कमोडिटी कौन से ब्रैकेट में आएगी, बहुत सारे इश्यूज रहते हैं कि भाई इस चीज को हम सर्विस कंसिडर करें कि प्रोडक्ट कंसिडर करें। तो सारे इश्यूज को ऑब्वियसली बैठ के डिस्कस करके ही आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ये जीएसटी काउंसिल स्टैब्लिश हुई है उसके लिए। और जो मैंने आपको बताया कि बहुत सारे डिस्प्यूट्स भी रहते हैं, जैसे आपस में भी रहते हैं कि इसने इसका इस स्टेट को सेंटर ने ज्यादा मदद की, हमको नहीं करी। तो अंडर योर आर्टिकल 279B it has been inserted in the Constitution of India, which provides for the establishment of goods and services dispute settlement authority to adjust to adjust any dispute or complaint referred to it by the state government और द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो किसी भी तरह के जो डिस्प्यूट रिड्रेसल सिस्टम है, तो जीएसटी के अंदर आपके जो आर्टिकल 279B इट स्पेसिफाइज कि अगर इन केस यू फेस एनी डिस्प्यूट्स और समथिंग, तो उसमें ये मददगार रहेगा। मतलब डिस्प्यूट सिस्टम आपका यही वो करेगा कि कौन से स्टेट को किस तरह से बांटा जाए टैक्स वगैरह। Okay, thank you so much. And Nitin sir, I'm so sorry I've taken your time. नहीं, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा लग रहा था सुनने में। ये विषय ऐसा है कि इतनी जल्दी खत्म हो नहीं सकता है। हाँ जी सही बात है, वो तो सही नहीं हो सकता, महीना भर भी अगर इसकी क्लास ली जाए। बहुत बहुत थैंक्स मूवी मैम, वाकई में बहुत अच्छा लेक्चर था, बहुत ही प्रभावशाली। आपने इतने अच्छे तरीके से विषय को समझाया है और जीएसटी के ऊपर से पूरी धुंध छट गई। जो लोगों का कंफ्यूजन था जीएसटी को लेके, जो भी र्यूमर्स थे सारे। अब मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए डॉक्टर तरुण कुमार मलिक सर को आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर तरुण कुमार मलिक सर। हाँ। ऑनलाइन वर्कशॉप ऑन फंडामेंटल ऑफ टैक्सेशन कार्यक्रम के तहत जीएसटी विषय पर व्याख्यान के लिए आज हम उपस्थित हुए। सबसे पहले मैं अपने प्राचार्य जी डॉक्टर ओएन चौबे सर को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके मार्गदर्शन से आज ये कार्यक्रम जो है सफलता की ओर अग्रसर हो रहा है। उसके उपरांत में डॉक्टर भूमि व्यास जी जो असिस्टेंट प्रोफेसर है सुजालपुर गवर्नमेंट कॉलेज में, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। जिस तरह से उन्होंने जीएसटी के बारे में तो बहुत सुना है, पर जीएसटी को जिस तरह से उन्होंने उसको डिफेंड किया है, कई बार ऐसे लग रहा था कि वित्त मंत्री ही डिफेंड कर रहे हैं जीएसटी मतलब आपने इतने अच्छे तरीके से उसको सारगर्भित रूप से आपने उसको एक्सप्लेन किया है कि मतलब ये आश्चर्य की बात है कि सारी चीजें आपने प्रैक्टिकल तौर से व्यवहारिक तौर पे समझाई। जिस तरह से आपने बताया कि 2% लोग ही हमारे देश में टैक्स जो है वो डायरेक्टली पे करते हैं,
बाकी जो लोग हैं वो भी टैक्स पे करते हैं, पर वो अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर में भी बड़ी आपने बारीकियां बताई कि किस तरह से वो कर पे कर लगाते रहते थे। फिर उसको वैट का सिस्टम उसके बाद आया, उससे वो थोड़ा ठीक हुआ सिस्टम। फिर रिफॉर्म के लिए हम जो वैट को आपने बताया कि वैट को ही एक अलग नाम दे दिया, उसको आपने बताया कि जीएसटी। तो जो आपने बताया कि जो 101 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का था, जिस तरह से आपने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल को बच्चों के साथ शेयर किया, ये बहुत ही मैडम अपने विस्तार से बच्चों के सामने इस सारी चीजों को रखा। तो आपका जो ये सारी जो चीजें थी बच्चों को, हमारे बच्चों को जो है उससे आपने समझाया। मैं आपका धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ मैम, और आपके उज्ज्वल भविष्य की भी कामना करता हूँ। हमारे आगे भी प्रोग्राम में जो है और बच्चों को जो है अपना आशीर्वाद देने के लिए आती रहे। आपका बहुत बहुत आभार मैम। थैंक यू। थैंक यू तरुण सर। थैंक यू भूमि मैम, आपने